प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1156 किन केगोंग की चिंता। लियू चेंगुया ने काम एक्सप्रेशन में कहा, सी शैटरिंग फॉर जायंट टॉर्पेडो सच में हमारी लेटेस्ट अंडर वाटर सुपर वीपन है, पर यह प्रूव नहीं हुआ है कि इसे हमारी वॉरशिप से लॉन्च किया गया था। उसने साफ बताया कि एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद डीप सी मॉन्स्टर्स की वजह से इंसानों की ओशन में मूवमेंट काफी सीमित हो गई थी। कई नवल पावर्स को भारी नुकसान हुआ और कई वॉरशिप्स व सबमरीन्स खो गए। फिर लियू ने हल्का खांसते हुए कहा, तो हो सकता है कि जो वॉरशिप ये टॉर्पेडो लॉन्च करने वाली थी वो हमारी खोई हुई वॉरशिप हो। जैसे ही उसने ये बात बोली, कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अप्रोर मच गया। ये रीजन सबको बहुत फार फेच लगा, जैसे बहाना हो। लेकिन लियू चेंगुया शांत रहा। उसने पूरे इवेंट्स को लॉजिकली समझाया। एंड ऑफ द वर्ल्ड के दौरान जो ओशियानिक टर्मोल हुआ था, उसमें कुछ वॉरशिप्स चोरी हो गई थी जिनमें ये जायंट टॉर्पीडोज लोडेड थे। और ठीक उसी दिन जब हुआशु के एलियंस ने अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की जांच के लिए नियोन जाने की प्लानिंग की, स्टार आइलैंड पर हमला हो गया। हमें तो बस फंसाया गया है, लियू ने कहा। कई लोग ये सुनकर हंसी उड़ाने लगे, लेकिन लियू चेंगुया अपने चेयर पर रिलैक्स्ड होकर बैठा रहा और बोला, हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेशन करेंगे। रियल कल्प्रिट को पकड़ना जरूरी है। प्रशियन रिप्रेजेंटेटिव गोएबल्स ने जवाब दिया, रिडिकुलस, इतनी कोइंसिडेंसेस पॉसिबल नहीं है। लियू ने मुस्कुराकर कहा, गोएबल्स जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। यह कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक डेलिबरेट फ्रेम अप है। किसी ने हम पर जानबूझकर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। कॉन्फ्रेंस हॉल में अभी भी हलचल बनी हुई थी। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि लियू झूठ बोल रहा है, लेकिन किसी के पास सॉलिड एविडेंस नहीं था। इसलिए जैसे बाकी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में होता है, बात को टाल दिया गया। कोलंबिया के रिप्रेजेंटेटिव ने आखिर में लियू से कहा, मिस्टर लियू, हम इस इंसिडेंट को आगे परस्यू नहीं करेंगे, लेकिन एक बात साफ कर दूं, जिंगडाओ का एरिया अब कोलंबिया नेवी के कंट्रोल में है। अगर आपने सोचा कि वो हिस्सा आपका है तो भूल जाइए। फिर उसने कोल्ड टोन में कहा, अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का जो एरिया है वो एक बहुत बड़ा खजाना है। अगर आप उसे अकेले लेना चाहेंगे तो कोलंबिया कभी नहीं मानेगा। लियू मुस्कुराया और बोला, खजाना तो है, लेकिन मिस्टर क्रोबर, वहां बहुत बड़ा खतरा भी है। आप उन मिस्टीरियस एग्जिस्टेंसेस को हल्के में ले रहे हैं। क्रोबर ने थोड़े घमंडी अंदाज में कहा, थैंक्स फॉर द वार्निंग, लेकिन अगर कोई क्राइसिस आएगी जिसे कोलंबिया आर्मी नहीं संभाल पाई तो कोई और क्या ही कर पाएगा। लियू ने भी लाइटली जवाब दिया, मिस्टर क्रोबर, अब आप वो बात नहीं कह सकते, क्योंकि अब आपकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। मीटिंग हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के साथ खत्म हुई। ज्यादातर टाइम सिर्फ वर्बल बैटल्स ही हुई, जैसे हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होता है। रियल डिसीजंस तो मीटिंग रूम्स में नहीं, फील्ड पर होते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद लियू सीधे जनरल कमांड सेंटर पहुंचा और पूरे मामले की रिपोर्ट किन केगोंग, शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट के सुप्रीम कमांडर, को दी। किन केगोंग ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला, लेकिन लियू के जाते ही वो धीरे से बड़बड़ाया, जियांगनन का वो वाइल्ड लैड बहुत बोल्ड हो गया है, हर जगह ट्रबल कर रहा है। ये वाइल्ड लैड और कोई नहीं, जोंगी था, हुआशु देश का एकमात्र अनकंट्रोल्ड इप्सिलॉन लेवल एलियन। जोंगी डिस्ट्रिक्ट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए उस पर किसी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। जियांगनन में तो वो प्रैक्टिकली एक व्यक्ति की सरकार है। वहां के ऑफिसर्स उसकी बात काटने की हिम्मत तक नहीं करते। जोंगी ने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जाकर खुद से एक्शन लिया और फिर बिना शेंगजिंग या ब्लिजर्ड सिटी को इन्फॉर्म किए ही नियोन चला गया। ये सब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। किन केगोंग एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर है। उसे ऐसे अनकंट्रोल्ड ताकतवर लोगों से नफरत है, चाहे वो अभी सही काम कर रहे हों, लेकिन भविष्य में उनके अनकंट्रोल्ड एक्शन से देश को नुकसान हो सकता है। इस सोच के साथ किन केगोंग ने अपना मिलिट्री कोट पहना और चल पड़ा अर्थ टेम्पल की ओर। बर्फबारी और नीले ईंटों वाले चौक को पार करते हुए वो अर्थ टेम्पल के बाहर पहुंचा, अपने पैरों की बर्फ झाड़ी और अंदर गया, जहां रहती थी शेंगजिंग की गार्डियन गॉडेस होतू। गॉज पर्दे के पीछे होतू ब्लैक पजामास में बैठी थी। उसके सफेद चमकते हुए पैर जमीन पर दिख रहे थे। लंबे काले बाल उसकी पूरी बॉडी पर फैले थे
और वो सैंडलवुड की एक लकड़ी को कार्विंग नाइफ से बड़ी बारीकी से तराश रही थी। उसके हाथ में जो लकड़ी की गुड़िया थी वो किसी की शक्ल जैसी लग रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला वो गुड़िया यांग जिंगसिन जैसी दिखती थी। चैप्टर 1557, एक छोटी सी गुड़िया। किन किगोंग धीरे धीरे उस पतले पर्दे के पास पहुंचे जहां ग्वैन लोंगवे हो तू बैठी हुई थी। उसने सिर भी नहीं उठाया और शांत आवाज में बोली, जनरल किन, यहां क्यों आए हैं? किन किगोंग ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, योर हाइनेस हो तू, क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे हम जियांगनन रीजन की केओस को कंट्रोल कर सकें? ग्वैन लोंगवे ने कार्विंग नाइफ वही रोक दी। क्या उसने फिर कुछ किया है? वो ठंडी आवाज में बोली। किन किगोंग ने गहरी आवाज में कहा, वो बहुत ज्यादा रेकलेस हो गया है। पहले साउथ वेस्ट रीजन में गया और वहां सब उलट पुलट कर दिया। अब बिना किसी सूचना के नियोन चला गया और वहां ऑलमोस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब वो अनकंट्रोलेबल होता जा रहा है। हुआशु में अगर कोई उसे रोक सकता है तो आप या फिर जिटागारबा, लेकिन जिटागारबा आपसे अलग नहीं हो सकता और जोंग यी की एबिलिटी इतनी स्ट्रेंज है कि उससे ज्यादा इंडेक्स वाले भी उसे काबू नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा करें जिससे उसे थोड़ा झटका लगे, ताकि वो समझे कि कुछ बाउंड्रीज होती है। किन किगोंग की सोच गलत नहीं थी। वो बस किसी भी अनचाहे खतरे से बचना चाहता था। भविष्य में अगर हुआशु को फिर से बिल्ड किया गया तो किन किगोंग सबसे बड़ा नेता बन सकता था, बशर्ते सब कुछ स्मूथ चले। ग्वैन लोंगवे चुप रही, फिर बोली, तो क्या आप उसके बायोलॉजिकल सैंपल ला सकते हैं? किन किगोंग एकदम रुक गया। जोंग यी का बायोलॉजिकल सैंपल? अब वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। किसी टॉप एलियन से खून या टिश्यू लेना आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर एबिलिटीज किसी की बॉडी से जुड़ी होती हैं और लोग हमेशा सेफगार्ड रखते हैं। किन किगोंग ने पूछा, क्या आप अपने लेवल पर ऐसा नहीं कर सकती? ग्वैन लोंगवे ने हल्के से कहा, बिना उसकी पीस के मेरी ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी। हां, मैं डिस्टेंस से उसे हर्ट कर सकती हूं, लेकिन वो फैटल नहीं होगा और इससे वो मुझसे कंप्लीटली नाराज हो सकता है। क्या आप वाकई यही चाहते हैं? किन किगोंग चुप रहा, फिर थोड़ा घूमते हुए बोला, एक वार्निंग जरूरी है, ज्यादा नुकसान न हो पर उसे समझ में आ जाए कि इस दुनिया में कोई कंप्लीटली फ्री नहीं है। ग्वैन लोंगवे मुस्कराई। उसकी आंखों में एक शरारती चमक और एक्साइटमेंट आ गई। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। उसने सामने रखे लकड़ी के स्टैंड से जोंग यी की एक लकड़ी की गुड़िया उठाई, जिसे उसने खुद कार्व किया था। जैसे ही उसने गुड़िया को अपनी हथेली में लिया, उसकी आंखों से काली स्याही जैसी शक्ति बहने लगी। चारों तरफ की स्पेस अंधेरे में बदल गई और सिर्फ वही उसमें मौजूद थी। उसने मुंह में बुदबुदाते हुए कहा, एक छोटी सी गुड़िया कुछ नहीं सीखती। लोग अपने घर बैठे रहते हैं और उनका सिर उड़ जाता है। डब्ल्यू लाला। चेन की आवाज गूंजने लगी। ब्लैक और व्हाइट इम्पर्मनेंस नाम के दो विशाल आत्मा सेवक अंधेरे से बाहर निकले और जैसे ही गुड़िया से हरा धुआं निकला, वो उनकी सोल बाइंडिंग चेन्स में समा गया। उन्होंने दूर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देखा और फिर दोनों भूत मुस्कराए, एक अजीब हंसी सी जो डर और मजाक के बीच थी, और डार्कनेस में गायब हो गए। उसी समय आधी रात हो चुकी थी। जोंग यी अपने कमरे में बैठा एक्साइन शिवा नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहा था। उसे ये लेख बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा। हालांकि इससे सीधा कोई पाव नहीं मिलती, पर यह क्लियरली फ्यूचर की डायरेक्शन दिखाता है। वैंग योंगमिंग, जिसने इस किताब को लिखा, वो एक सेंट था। उसने टाओइस्ट फिलॉसफी से नॉलेज निकालकर एक स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू अचीव किया था, बिना किसी मेंटोर के। जोंग यी ने यह सब पढ़ते हुए खुद को हमेशा एक ऑर्डिनरी इंसान समझा, जो बस थोड़ा समझदार और कॉशियस है। लेकिन एक्साइन शिवा की एक टेक्निक, ज़ेडाइडब्ल्यू जिंग शेंग गोंग, मेडिटेशन के लिए थी। ये टाओइस्ट इनर एल्केमी से मॉडिफाइड एक सेल्फ एनलाइटमेंट टेक्निक थी। जोंग यी ने उसे आजमाना शुरू किया,
ताकि वो अपने अंदर झांक सके और अपने हिडन पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके। शुरुआत में ये बहुत बोरिंग था। मन शांत रखना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन मेडिटेशन के बेसिक में लियांग्यू उसकी मदद कर रही थी। जोंगी ने खुद को इस स्टेट में पहुंचाने की बहुत कोशिश की। कितना समय बीत गया पता नहीं, शायद वो सो भी गया था। लेकिन जब उसने आंखें खोली, उसने जो देखा वो अविश्वसनीय था। एक विशाल प्योर व्हाइट वर्ल्ड, चारों ओर सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट से भरे हजारों ल्यूमिनस डॉट्स, जैसे तारे आसमान में तैर रहे हों। चैप्टर 1558 पिटाई। झंगी एकदम से उस सफेद रोशनी की बारिश से भरे विशाल समुद्र में प्रकट हुआ। अब वो इंसानी रूप में नहीं था, बल्कि खुद भी उन हजारों चमकती रोशनी की बूंदों में से एक बन चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मां के गर्भ में तैर रहा हो, और ये जगह उसके दिल को गहराई तक सुकून दे रही थी। लेकिन जैसे ही झंगी इस एहसास में डूबा, उसकी ट्रेस ऑल थिंग्स वाली एबिलिटी ने अचानक उसे खतरे का एहसास दिलाया और वो तुरंत मेडिटेशन से बाहर आ गया। कमरा एकदम शांत था। रात का गहरा अंधेरा फैला था, लेकिन कमरे के एक कोने में दो विशाल आत्माएं, एक काली, एक सफेद, उसके ऊपर झुकी खड़ी थी। उनके हाथ में थे मॉर्निंग स्टिक्स और सोल बाइंडिंग चेन्स, और उनके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे वो रो भी रहे हों और मुस्कुरा भी रहे हों। झंगी की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। ये तो हो तू की एबिलिटी है, ग्वैन लॉन्गवे, हुआशु किंगडम की सबसे मिस्टीरियस और सबसे पावरफुल एलियन। उसकी ताकत को सभी जानते थे। झंगी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उस पर हमला करेंगी। बहुत सारे ख्याल उसके दिमाग में घूमने लगे, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि वो सोल बाइंडिंग चेन्स अब वर्चुअल नहीं रही। वो असली बनकर उसके शरीर को जकड़ने लगी। और सबसे डरावनी बात, होतू की एबिलिटी तो श्योर किल मानी जाती है। एक बार किसी को लॉक कर लिया तो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में भागे, उसका अंत तय होता है। लेकिन तभी झंगी को अजीब सी फीलिंग आई। अगर ये मौत तय है तो मेरा खतरे वाला सिग्नल इतना कमजोर क्यों है? ऐसा लग रहा था जैसे वो चेन बस हाथ हिलाते ही टूट सकती है। झंगी ने तुरंत अपना डायमेंशनल गेट एक्टिवेट किया। हजारों गेट्स उसके चारों ओर घूमने लगे और दर्जनों मजबूत डिफेंस बना दिए। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि सोलबाइंडिंग चेन उन डायमेंशनल गेट्स को जैसे नजरअंदाज कर रही हो। वो सीधा उन्हें पार करती चली गई। अब वो चेन्स और टाइट हो रही थी, और ब्लैक व्हाइट इम्पर्मनेंस उसके और करीब आ गए थे। व्हाइट इम्पर्मनेंस ने अपने हाथ में मॉर्निंग स्टिक उठाई और उसके सिर पर मारने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी मोमेंट झंगी गायब हो गया। वो सीधा ऑल्टरनेट डायमेंशन में घुस गया। व्हाइट इम्पर्मनेंस चौंका और कंफ्यूज्ड होकर इधर उधर देखने लगा। अब दोनों आत्माएं उस जगह के आसपास घूमने लगी जहां से झंगी गायब हुआ था, क्योंकि सेंसिंग से उन्हें पता था कि झंग अभी भी स्पेस नोड में मौजूद है। झंगी ऑल्टरनेट डायमेंशन में पहुंचकर शांत हुआ। वो इस जगह से अब परिचित था। यहां टाइम और स्पिरिट अलग अलग फ्लो करते हैं। एक मिनट यहां बिताना असल दुनिया में सिर्फ कुछ सेकंड होता है, लेकिन यहां मन और शरीर अलग हो जाते हैं, जो एक तरह से मेंटल टॉर्चर जैसा होता है। मगर झंगी इस टेक्निक को पहले भी यूज कर चुका था, और अब उसने इस टाइम डिफरेंस का फायदा सोचने के लिए उठाया। हो तूने मुझ पर हमला किया, सीरियसली? उसका दिमाग गुस्से से भर गया। हमारा तो कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, फिर ये क्यों? शायद शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट को मेरी एक्टिविटीज पसंद नहीं आ रही। उसे याद आया कि कैसे उसने साउथ वेस्ट रीजन की स्ट्रक्चर ही बदल डाली थी, और अब उसने बिना बताए नियॉन में मिशन किया। शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट को लगने लगा होगा कि मैं अनकंट्रोलेबल हूं, और शायद सिर्फ शेंगजिंग नहीं, बाकी रीजनल लीडर्स भी इससे परेशान होंगे। मेरी वजह से उनके पुराने सिस्टम्स टूट रहे हैं, उनकी पावर थ्रेटन हो रही है। ज़हू, हो सकता है वही चाहता हो कि मैं खत्म हो जाऊं। वो सब सिर्फ शक था,
सब इमेजिनेशन। पर जो चेन उसके शरीर को बांधे हुए थी वो बिल्कुल रियल थी। अब इस चेन से निपटना जरूरी है। वो नहीं चाहता था कि हमेशा ऑल्टरनेट स्पेस में छिपा रहे। बाहर जाना ही होगा। लेकिन बाहर क्या हालत होगी ये कोई नहीं जानता। तभी उसे एक पुरानी मेमोरी याद आई। जब वो चिनलिंग माउंटेन्स में था तब ग्वैन लॉन्गवे की कर्स डॉल का इस्तेमाल उसने खुद बैलोंगजी पर किया था। और तब भी वो चेन कुछ देर तो काम कर पाई, पर बैलोंगजी ने उसे तोड़ दिया। तो फिर ये चेन्स भी तोड़ने योग्य है अगर पावर सही हो। उसी मोमेंट झंग यी के अंदर एक नया आत्मविश्वास जागा। 4 दिन की एक्साइन शिवा की स्टडी ने मुझे नए डायमेंशन सिखाए हैं। मेरी ताकत बड़ी नहीं है, पर मेरी समझ जरूर बढ़ी है। अब झंग यी को एहसास हुआ कि उसकी स्पेस टाइम एबिलिटी एक चमत्कार है। उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी लेफ्ट आई में क्लॉकवाइज टाइम और राइट आई में काउंटर क्लॉकवाइज स्पेस की शक्ति बहने लगी। टाइम स्पेस काउंटर करंट, समय और स्थान की उल्टी धारा। ये अदृश्य शक्ति सीधा उस चेन पर पड़ी और फिर वो काली जीरे जो अभी तक उसे जकड़े हुए थी एक पल में धूल की तरह बिखर गई। चैप्टर 1559 एंग्री जोंगी। जोंगी के शरीर से बंधी सोलबाइंडिंग चेन्स धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई और वो काले सफेद इम्पर्मनेंस गोस्ट्स भी एक तेज हवा के झोंके में राख की तरह उड़ गए। जोंगी ने वॉइड से हाथ निकालकर स्पेस में एक दरार खोली और धीरे से ऑल्टरनेट डायमेंशन से बाहर आया। उसकी एबिलिटी ट्रेस ऑफ ऑल थिंग्स ने उसे बता दिया था कि अब खतरा टल गया है। तभी उसने वापसी का फैसला किया। हालांकि मामला खत्म हो चुका था, लेकिन जोंगी की पीठ पसीने से भीगी हुई थी। अगर साउथ वेस्ट और एदो में मुझे इतनी ग्रोथ नहीं मिलती और मेरा पावर लेवल 23,000 तक नहीं पहुंचता, तो हो तू का वो अटैक मुझे सीरियस डैमेज दे सकता था। शायद जान से नहीं जाता, लेकिन रिकवर होने में वक्त जरूर लगता। मुझे मारने की कोशिश की गई। जोंग यी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। अब कोई भी जो मुझ पर हमला करेगा, चाहे वो कोई भी हो, मेरा दुश्मन माना जाएगा। वो ऐसा इंसान नहीं है जो इंसल्ट या थ्रेट सहकर चुप रह जाए। उधर शेंगजिंग सिटी के मंदिर में जब ब्लैक व्हाइट इम्पर्मनेंस गायब हुए तो ग्वैन लॉन्ग यूए की आंखों में हल्का सा सरप्राइज चमका। हाँ, उसने मेरी एबिलिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया। पास खड़े किन केगोंग ने तुरंत पूछा, कैसा रहा नतीजा? ग्वैन लॉन्ग यूए ने उसे एक नजर देखा और हल्के से कहा, उसकी ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। मेरी हेल्थ गिलोटीन उस पर काम नहीं कर सकी। उसने शांत लहजे में थोड़ी टीजिंग के साथ कहा। हालांकि इंफॉर्मेशन फ्रैगमेंट्स पूरे नहीं थे, पर आमतौर पर जिनकी पावर इंडेक्स 20,000 से नीचे है, उन पर यह अटैक काफी पेनफुल होता है। पर झंग यी पर कुछ असर नहीं पड़ा। किन केगोंग का चेहरा बर्फ जितना सफेद पड़ गया। ये कैसे हो गया? उसने बड़बड़ाया और उसकी चिंता और बढ़ती गई। किन का मकसद झंग यी को मारना नहीं था, बस एक सबक सिखाना था। उसे लगता था कि झंग बहुत ज्यादा एरोगेंट हो चुका है और आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन अब तो हालात ये हैं कि जोंग यी की ताकत ब्लैक चैरियट लेवल तक पहुंच चुकी है और उसकी डुअल एबिलिटीज स्पेस प्लस टाइम इतनी अनोखी है कि शायद एक्साइनजी दाओवे भी उसे नहीं रोक सकता। और अगर झंग यी बाद में बदला लेने आए तो शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट क्या जवाब देगा? किन केगोंग का सिर दर्द से फटने लगा। उम्मीद है वो पूरे देश के हित में सोचकर कुछ नहीं करेगा, वरना कुछ मुआवजा देकर मामला शांत करना पड़ेगा। लेकिन ग्वैन लॉन्ग यूए के चेहरे की हंसी देखकर साफ था, उसे पता था किन डर गया है। इस वक्त पूरे हुआशु देश में सिर्फ कुछ ही ब्लैक चैरियट लेवल वाले एलियंस हैं और झंग यी अब उनमें से एक है। अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों को भी झुका सकता है। और जैसा कि किन ने डर जताया, जोंग यी इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ने वाला। वो किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेता। जो भी मेरी जान को खतरा देगा, मैं उसे सीरियसली लूंगा। जोंग यी ने अपनी माइंड फील्ड को पूरी तरह फैला दिया।
5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी स्पेशल फ्लक्चुएशन उससे छिप नहीं सकता था। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका माइंड बहुत एक्टिव हो गया था। वो उठा, कमरे से बाहर निकला और यांग जिंगसन के दरवाजे पर जाकर धीरे से बोला, जिंगसन, मैं हूं। एक बहुत जरूरी बात करनी है। आधी रात में लड़की के दरवाजे पर दस्तक देना वैसे भी अजीब होता है, इसलिए उसने सॉफ्टली बोला। दरवाजा खुला। जिंगसन काले सिल्क पजामास में थी। उसके लंबे बाल पीठ तक फैले थे और उसने रैबिट स्लिपर्स पहन रखे थे। उसकी गोरी टांगे नजर आ रही थी। जोंगी थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। अब वो पहले जैसी नहीं रही। अब वो 21 साल की मैच्योर लड़की है। जिंगसन ने टीजिंग भरी मुस्कान के साथ पूछा, इतनी रात को अचानक मेरे कमरे में आने की जरूरत क्या थी, भाई? जोंगी ने गहरी सांस ली और बोला, चलो अंदर बात करते हैं। जिंगसन ने दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने दिया। जोंगी अंदर आया और सीधे बोला, मुझ पर हमला किया गया है। अटैकर थी ग्वान लोंग्यू। जिंगसन के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसकी आंखों में ठंडा सा गुस्सा चमका। वो औरत। जोंगी ने उसे पूरा किस्सा बताया और फिर बोला, जिंगसन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या मुझे अब कुछ लोगों को मार देना चाहिए? वो अपने सिर को मलते हुए बोला। जिंगसन ने सोचा और जल्दी ही समझ गई कि ग्वानलोंग युए ने उसे मारने का इरादा नहीं रखा था, सिर्फ डराने का। भाई, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपनी 2 रीसेंट एक्शंस के बारे में किसी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया। तुमने साउथ वेस्ट रीजन और नियोन दोनों में बिना बताए कदम उठाया और सिस्टम को लगता है कि तुम अनकंट्रोलेबल हो। चैप्टर 1560 झंग यी का एटीट्यूड। यांग जिंगसन ने सॉफ्टली कहा, ऊपर बैठे लोग बेवकूफ नहीं हैं। वो एक इप्सिलॉन लेवल एलियन को यूं ही बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए तुम एक डबल एज्ड स्वॉर्ड हो। तुम्हारी ताकत से उन्हें खतरा लगता है। फिर उसने एग्जाम्पल दिया, तुम्हें ली चोंगोंग याद है? झंग यी का दिमाग इंस्टेंटली क्लियर हो गया। ली चोंगोंग, नॉर्थ वेस्ट रीजन का सुप्रीम कमांडर। वो एकमात्र ऐसा शख्स है जो सिर्फ ताकत के दम पर 6 रीजन्स में सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचा। झंग यी ने पूछा, तुम कहना चाहती हो कि कोई नहीं चाहता कि दूसरा ली चोंगोंग बने? यांग जिंगसन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल। और ये बात खुद ली चोंगोंग पर भी लागू होती है। जो सिस्टम रूल्स बनाता है, वही लोग फिर उनमें इंटरेस्ट ढूंढते हैं, और जब कोई न्यूकमर उन रूल्स को तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो सबके लिए खतरा बन जाता है। झंग यी सोफे पर लेटा था। उसका दिल अंदर ही अंदर गुस्से से भरा था, लेकिन बाहर से काम रहा। मैं बच्चा नहीं हूं। कोई भी कदम उठाने से पहले सोचता हूं, फायदा नुकसान क्या होगा। इस केस में सही या गलत की कोई बात नहीं है। शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट ने मुझे वार्निंग देने की कोशिश की ताकि मैं उनके कंट्रोल में आ जाऊं, और मैंने जो किया वो भी गलत नहीं था। ये बस पोजीशन की लड़ाई है। झंग यी को अपनी दोनों रीसेंट मिशंस याद आई। साउथ वेस्ट में एलियन इन्वेजन रोकना और नियोन में गॉड ऑफ प्रोडक्शन ने सन गॉड को हराकर नेशनल ट्रेजर वापस लाना। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि देश के लिए बड़ा काम किया है। अगर ये काम रीजन की परमिशन से हुआ होता तो इसे हेरोइज्म कहा जाता। अब चूंकि मैंने अपने दम पर किया तो कुछ लोगों को डर लगने लगा, इसलिए झंग यी ने डिसाइड किया, अब समय आ गया है कि जो लोग मेरे खिलाफ विस्पर कर रहे हैं उन्हें सीधा जवाब दिया जाए। उसने मुट्ठी भींच ली। अभी तक पूरे हुआशु कंट्री में बहुत कम लोगों को उसकी सच में कितनी ताकत है इसका अंदाजा था। हफियर में मैंने साउथ वेस्ट से लेकर नियोन तक इतना कुछ पाया। अब मेरी एबिलिटी इंडेक्स 23,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी है, और ये सब उसने डिस्ट्रिक्ट की मदद के बिना हासिल किया। बस कुछ मटेरियल्स का एक्सचेंज किया था जियांगनन से। झंग यी ने कामली कहा, उन्होंने मुझे मौका दिया तो अब मैं उसका फायदा उठाऊंगा। मुझे भी अपना गुस्सा दिखाना पड़ेगा ताकि सबको समझ में आए मैं कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं हूं। अगर मैं अब चुप रहा
तो आगे बार बार मेरी लिमिट्स टेस्ट होंगी। उसे लू सन की एक बात याद आई। अगर तुम कमरे में एक खिड़की खोलना चाहो तो लोग तुम्हें रोकेंगे, लेकिन अगर तुम दीवार तोड़कर दरवाजा बनाना चाहो तो जब तुम सिर्फ खिड़की मांगो तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। झंग यी ने डिसाइड किया, वो अब खिड़की नहीं मांगेगा, दीवार ही तोड़ेगा। उसने शेल्टर में सभी को जगा दिया और बोला, मुझ पर हमला हुआ है, अब टाइम आ गया है हिसाब चुकता करने का। सभी लोग शैडो स्पेस में आ जाओ और मेरे साथ चलो। उसे अब ब्लिजर्ड सिटी पर भी भरोसा नहीं था, ना ही जिंजिंग पर। अगर ग्वैनलॉन्ग यूए ने हमला किया है तो बाकी भी तैयारी में होंगे। उसे पूरा यकीन था कि शेंगजिंग ने उसकी शेल्टर पर डेथ गॉड्स तैनात कर रखे होंगे। सभी लोग चुपचाप उसकी बात मानकर स्पेस में चले गए। झंग यी बिना कुछ बोले सीधा ब्लिजर्ड सिटी पहुंचा। लेट नाइट ब्लिजर्ड सिटी के चीफ झू झेंग अभी भी ऑफिस में पेपर वर्क कर रहे थे। झंग यी के लाए हुए और वेन की वजह से सिटी में एनर्जी क्राइसिस सॉल्व हो गया था और अब वो नए सैटेलाइट सिटीज की प्लानिंग कर रहे थे। झू झेंग का सपना था कि इस बर्फीली दुनिया में भी इंसान सिविलाइजेशन रीबिल्ड कर सके। वो इतना मेहनती था कि दिन में बस 4 घंटे सोता था। उसके बाल लगभग पूरे सफेद हो चुके थे। अचानक ऑफिस के बीच में एक दरवाजा खुला और झंग यी वहां प्रकट हुआ। वो सीधे सोफे पर बैठा, पैर फैलाए, आंखों में ठंडी तलवार जैसी नजर लिए। झू झेंग ने सिर उठाया, झंग की नजरें देखी और उसका दिल कांप गया। झंग यी का ये लुक मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ बड़ा गड़बड़ है। झू झेंग ने कामली पूछा, झंग यी, इतनी रात को अचानक? सब ठीक तो है? झंग यी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे मारने की कोशिश की गई है। इसमें थोड़ा एग्जैजरेशन था, लेकिन अगर उसे सीन क्रिएट करना है तो टोन भी वैसी होनी चाहिए। झू झेंग की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? तुम्हें मारने की कोशिश की? किसने? किसकी हिम्मत हुई? उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। फिर उसने टेबल पर हाथ मारा। तुम जियांगनन के गार्डियन हो। जो भी तुम्हारे खिलाफ है मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। झू झेंग ने बाहर से तो ये एक्टिंग की जैसे उसे कुछ पता नहीं, और शायद सच में उसे जानकारी नहीं थी। पर झंग यी के लिए अब किसी पर भरोसा नहीं। चैप्टर 1561 झंग यी का एटीट्यूड। मैंने उसकी ताकत को गलत आंका। झंग यी को झू झेंग पर अब कोई भरोसा नहीं था। सच कहें तो इस दुनिया में बहुत कम लोग बचे थे जिन पर वो भरोसा करता था। वर्ल्ड कोलैप्स के बाद उसने इंसानी फितरत के बहुत डार्क पहलू देखे थे। अब उसके भरोसे के लायक बस कुछ लोग ही थे। उसके शेल्टर वाले, कुछ परिवार और करीबी दोस्त। बाकी सब? नहीं, झू झेंग जो एक सुप्रीम कमांडर है, क्या वो एक आउटर सिटी से आए पावरफुल एलियन के साथ एक लेवल पर खड़ा हो सकता है? झंग यी को नहीं लगता था, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता झू झेंग क्या सोचता है। उससे ज्यादा जरूरी यह है कि वो कैसे बिहेव करता है, और अगर उसने कुछ ऐसा किया जिससे झंग यी को डिस्कम्फर्ट हुआ तो झंग यी जियांगनन रीजन का कमांडर ही बदल देगा। झंग यी ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, जिसने मुझ पर हमला किया वो थी ग्वानलॉन्ग, शेंगजिंग रीजन की सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस एलियन। अब जनरल झू, तुम मेरे लिए जस्टिस कैसे करोगे? झू झेंग चौंक गया। शेंगजिंग रीजन? उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन झंग यी ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। उन्होंने किया है, और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम क्या करोगे इस बारे में? झू झेंग ने घबराकर कहा, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। झंग यी ने ब्लिंक किया और बोला, नो मिसअंडरस्टैंडिंग। हो तू की हेल गिलोटीन को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। झू झेंग ने कहा, ठीक है, मैं अभी शेंगजिंग को कांटेक्ट करता हूं और उनसे ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मांगता हूं। झंग यी हंसा, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि प्रोफेशनल्स की बातों में फंसकर मैं कुछ लूज कर सकता हूं, इसलिए मैं कम से कम बोलना पसंद करता हूं। झंग यी ने एक उंगली उठाई।
मैं कह रहा हूं कि उन्होंने किया तो किया। अब उन्हें अपनी बेगुनाही प्रूव करनी पड़ेगी, और मैं वेरीफाई नहीं करने वाला। मुझे बस एक चीज चाहिए, जियांगनन रीजन के सैटेलाइट कंट्रोल राइट्स। ज़हू झेंग का दिल बैठ गया। सैटेलाइट कंट्रोल राइट्स का मतलब था एक्सटर्नल सिग्नल शील्ड करना, डेथ ऑफ लव जैसे वेपन्स को लोकेट करने से रोकना, और सबसे जरूरी, झंग यी की लोकेशन को इनविजिबल बनाना। अगर झंग को यह अधिकार मिल जाता है तो आउटसाइड फोर्सेस उसके ऊपर एग्जैक्ट टारगेट अटैक नहीं कर पाएंगे। ज़हू झेंग बहुत ही ज्यादा रिलक्टेंट था। डेथ ऑफ लव उसकी ट्रम्प कार्ड थी। सैटेलाइट सिस्टम उस पर पूरा कंट्रोल देता था। लेकिन झंग यी ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया, और वो मुस्कान ठंडी और डरावनी थी। अब ज़हू झेंग को समझ आ गया, ये डिस्कशन नहीं, ये आदेश था। वो मुस्कुराकर बोला, ठीक है झंग यी, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करता हूं। झंग यी का एक्सप्रेशन सॉफ्टन हुआ। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। लोग मुझे समझते नहीं, लेकिन हम पुराने साथी हैं। मैं ट्रबल नहीं चाहता, बस पीसफुली जीना चाहता हूं। लेकिन जो मेरी जिंदगी मुश्किल करेगा, मैं उसकी और ज्यादा मुश्किल बना दूंगा। ज़हू झेंग ने गर्दन हिलाई। डोंट वरी झंग यी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। झंग यी ने यांग जिंगसन, हुआ और लाइंग वायु को वही छोड़ दिया, ताकि वो जियांगनन रीजन का पूरा सैटेलाइट सिस्टम टेक ओवर कर सके। और फिर वो बिना रुके उत्तरी दिशा में निकल पड़ा, सीधा शेंगजिंग की ओर। लेकिन उसका टारगेट जिनजिंग या किन किगोंग का हेडक्वार्टर्स नहीं था। दूसरों की टेरिटरी में जाकर लड़ना खुदकुशी जैसा है, इसलिए उसका असली गोल था काइलिंग माउंटेन्स और डब्ल्यूओ वैली, जहां से वो ओपनली रिसोर्सेस लूट सकता था। उधर ज़हू झेंग के कम्युनिकेटर पर किन किगोंग का कॉल आया। ज़हू झेंग ने कोल्ड एक्सप्रेशन में कॉल एक्सेप्ट किया। किन किगोंग ने पूछा, ओल्ड ज़हू, तुम्हारे रीजन में केओस, झंग यी की कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी दिख रही है? ज़हू झेंग ने सीधा पूछा, किन किगोंग, तुमने शेंगजिंग में क्या किया है? किन किगोंग स्टन रह गया। वो तुम तक पहुंच गया? ज़हू झेंग ने लंबी सांस ली। तुमने इस बार बहुत बड़ी गड़बड़ की है। केओस का गुस्सा इतना आसान नहीं है बुझाना। किन किगोंग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उसे कहो कि शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट कॉम्पेंसेशन देने को तैयार है। ये एक एक्सीडेंट था, हम उसे टारगेट नहीं करना चाहते। ज़हू झेंग ने सोचा, तुम खुद जाकर उससे बात करो, और अपॉलॉजी का टोन सही रखना, नहीं तो। कॉल खत्म हुआ। यांग जिंगसन, हुआ और लाइंग वायु सब ये सुन रहे थे। अब ज़हू झेंग को ऑफिशियली सैटेलाइट सिस्टम हैंडओवर करना पड़ा। बाहर बर्फ गिर रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। झंग यी ने स्पेस क्रॉस करना जारी रखा, सीधा उत्तर की ओर, और उसके मन में अब एक ही सोच थी, किन किगोंग और हो तू से बदला नहीं, रिसोर्सेज लूट कर उन्हें कमजोर करो। चैप्टर 162 गाओ टांडब्ल्यू का एक्सपीरियंस। किनलिंग माउंटेन्स के अंदर व्यूयू वैली में जब से पिछली बार सेंटिपीड्स के खिलाफ बड़ी लड़ाई हुई थी, तब से टियान्युन माइन को फिर से खोला गया था। सेंटिपेड ट्राइब अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। अगर अंडरग्राउंड कुछ बाकी भी है, तो अब वो ह्यूमंस के लिए सीरियस खतरा नहीं रहे। फिर भी कभी कभी जो माइनर्स बहुत नीचे जाते हैं, वो अब भी सेंटिपीड्स का शिकार बन जाते हैं। माइन के पास ही एक छोटा सा घर था जहां गाओ टियानब्लू और उसके भाई रहते थे। उन्हें झंग यी ने यहां ऑपरेशंस मॉनिटर करने के लिए भेजा था। आधा साल से ज्यादा हो गया था उन्हें वहां रहते हुए। झंग यी ने उन्हें इजाजत दी थी कि वो कुछ युएन शी वेन्स का हिस्सा यूज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने और कंडीशंस बेहतर करने के लिए। लेकिन उन्होंने इस मौके का मिसयूज नहीं किया। वो जानते थे कि अगर वो सिर्फ आराम में डूबे रहें, तो टियाने सिटी से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अगर तुम ज्यादा पावरफुल नहीं हो, तो ज़ोंगी कभी तुम्हें वापस नहीं बुलाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई। माइनिंग डेटा, रेगुलर रिपोर्ट्स और साथ ही अपनी ताकत पर भी मेहनत की।
व्यूयू वैली के आसपास वैसे भी कई स्ट्रॉन्ग एलियंस रहते थे। यहाँ के लॉन्गमिंग गार्ड्स तो इतने ताकतवर थे कि 3 बड़े बेसेस के लीडर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते थे। लेकिन क्योंकि वो झंग यी के अपॉइंटेड सुपरवाइजर्स थे, लोग उनके साथ बहुत पोलाइटली पेश आते थे। गांव टियानडब्ल्यू भी लोगों से अच्छे से घुल मिल गया था। लॉन्गमिंग गार्ड्स की गाइडेंस से उनकी स्ट्रेंथ भी तेजी से इंप्रूव हो रही थी। उन्होंने झंग यी की उम्मीदों को निराश नहीं किया। एक दिन उन्होंने खुद ही प्रपोज किया, हमें भी माइनर्स की तरह नीचे जाकर खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। शेंगजिंग के मैनेजमेंट ने पहले अपोज किया, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो झंगी को कैसे एक्सप्लेन करते। लेकिन बार बार कहने के बाद और लिखित रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद उन्हें अंडरग्राउंड जाने की इजाजत मिल गई। वो करीब हजारों मीटर नीचे गए। नीचे डार्कनेस थी, ऑक्सीजन बहुत कम। उनके माइनिंग लैंप्स की लाइट इतनी कमजोर थी कि कुछ दिखता नहीं था, और ऊपर से रॉक वॉल से अचानक सेंटिपीड्स निकल आते थे और किसी अनलकी बंदे को खा जाते थे। शुरुआत में डर के मारे सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे। अलार्म बजाया और ऊपर खींचने को कहा, लेकिन धीरे धीरे गांव टियानडब्ल्यू ने समझा, यही असली ट्रेनिंग ग्राउंड है। माइंड, विल पावर और रियल कॉम्बैट, सब कुछ यहां मिल रहा था। लगभग 1 साल के इंटेंस अभ्यास के बाद गांव टियानडब्ल्यू की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई। अब उसकी एबिलिटी इंडेक्स 6000 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी, जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम के एंट्री लेवल से मैच करता है। लेकिन वो सैटिस्फाइड नहीं था। उसे पता था, झंग यी की स्ट्रेंथ देखकर मुझे और ग्रो करना है। एक दिन वो माइन से बाहर निकला, कंधे पर एक विशाल सेंटिपेड का कटा हुआ सिर, पूरी यूनिफॉर्म में खून के धब्बे। माइनर्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। XIOW, आज तो तुमने हमारी जान बचाई। तुम्हारे आने से हम लोग ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। इन लोगों के लिए पहले माइनिंग मतलब था, डेथ रिस्क और कोई रेस्क्यू नहीं। लॉन्गमिंग गार्ड्स कभी नीचे नहीं आते थे। सेंटिपेड की रिप्रोडक्शन इतनी तेज थी कि किसी को फर्क नहीं पड़ता था अगर कुछ माइनर्स मर भी जाएं। लेकिन गांव टियानडब्ल्यू अलग था। उसने सबको हम्बल वे में जवाब दिया, मैंने बस अपनी तरफ से कोशिश की। क्राउड में एक नौजवान था, टियानचेंग। उसकी आंखों में एडमिरेशन चमक रही थी। ब्रदर XIOW, आप तो अमेजिंग हो, हमें भी कुछ सिखाओ ना। गांव हंसकर बोला, ये सब सिखाया नहीं जा सकता, थोड़ी सी टैलेंट भी चाहिए। टियानचेंग ने हंसते हुए एक सिगरेट निकाल कर उसे दी। तो फिर अपनी कहानी सुनाओ, खासकर वो केओस वाली। गांव ने सिगरेट ली और कहा, ओहो, ये अच्छी वाली सिगरेट कहां से मिल गई तुझे? टियानचेंग मुस्कुराया, वर्ल्ड कोलैप्स से पहले हमारा फैमिली भी अमीर था। गांव ने सिगरेट जलाई। आज की जीत की खुशी में वो रिलैक्स था। हमारे टियाने सिटी के राजा झंग यी की कहानी। 3 दिन 3 रात भी कम पड़े इसे सुनाने को। वो झंग यी के बारे में बोल ही रहा था कि एक जानी पहचानी आवाज आई, XIOW, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। गांव तुरंत पलटा और जैसे ही देखा कि वो कौन है, उसके चेहरे पर चौंकने और खुशी का मिलाजुला एक्सप्रेशन था। मिस्टर झंग, किसी को उम्मीद नहीं थी कि झंग यी वहां अचानक प्रकट होगा। माइनर्स, जो गांव से पहले ही कई बार झंग यी की बातें सुन चुके थे, अब उसे सामने देखकर एकदम भगवान जैसा मानने लगे। कुछ लोग तो सोचने लगे, अगर हम भी इस हाई ब्रांच से जुड़ जाएं, तो शायद हमारी किस्मत भी बदल जाए। टियानचेंग ने झंग यी को इंटेंसली देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। फिर उसने जल्दी से सर झुका लिया ताकि कोई देख ना सके। चैप्टर 1563, युअन शी के खनन की तलाश। झंग यी ने गांव टियानडब्ल्यू की तरफ देखा और हंसते हुए पूछा, तुम यहां लगभग 1 साल से हो, तो इस जगह को अच्छे से जानते हो ना? गांव टियानडब्ल्यू ने सिर हिलाया, हां, मैं यहां की हर जगह से अच्छी तरह वाकिफ हूं। झंग यी की मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा, तो मुझे ले चलो वहां जहां युअन शी औरे जमा किया जाता है। यहां रिजर्व्स अच्छे हैं क्या?
गांव ट्यानब्यू को झंग यी के इरादों का अंदाजा नहीं था, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, पहले हर महीने एक बार ओरे भेजा जाता था, लेकिन अब माइनिंग ज्यादा हो गई है और शेंगजिंग को अर्जेंटली इसकी जरूरत भी नहीं होती, तो अब 3 महीने में एक बार भेजते हैं। झंग यी ने अपनी ठोड़ी को छुआ और सोचा, मतलब शुइलोंग सिटी में काफी रिजर्व है। फिर खुद ही बोला, लेकिन इतना नहीं कि एक्सिंग को दर्द हो जाए। फिर उसने पूछा, तुम्हें नीचे के औरे पॉन्ड्स का पता है? गांव ट्यानडब्ल्यू की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। बिल्कुल पता है मिस्टर झंग, आपने ही मुझे यहां भेजा था। मैं लगभग हर एरिया में गया हूं। मैं अक्सर खुद माइन में उतरता हूं, पूरा रास्ता जानता हूं। झंग यी ने सिर हिलाया। तो फिर चलो नीचे चलते हैं। गांव ट्यानडब्ल्यू ने थोड़ा चौंक कर पूछा। कहा। झंग यी ने सीधा म्यू यान को बुलाया और शैडो स्पेस ओपन करके गांव ट्यानडब्ल्यू और उसके भाइयों को साथ ले लिया। गांव ट्यानडब्ल्यू थोड़ा कंफ्यूज था। झंग यी क्या उन्हें वहां से ले जा रहे थे? तभी कुछ माइनर्स दौड़ते हुए आए और बोले, मिस्टर झंग, हमें भी साथ ले चलो। हम गांव ट्यानडब्ल्यू के अच्छे दोस्त हैं। हमने उसे डिनर पे भी बुलाया था। झंग यी ने उन्हें एक नजर देखा और पूछा, ये लोग क्या कर सकते हैं? गांव ट्यानडब्ल्यू ने सोचा और कहा, सच कहूं तो ये सब स्किल्ड माइनर्स हैं। झंग यी मुस्कुराया और बोला, अपनी टैलेंट को यहां मत वेस्ट करो। हमारे साथ चलो, वहां तुम्हें अपने स्किल्स दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। फिर उन्होंने बिना और कुछ बोले गांव ट्यानडब्ल्यू का हाथ पकड़ा और सीधे माइन के अंदर चले गए। बाकी माइनर्स वही खड़े रह गए। दुनिया में सिर्फ दया पर जीना हवा में महल बनाने जैसा है। जब तक तुम्हारे पास वैल्यू नहीं है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। माइन के अंदर झंग यी ने गांव ट्यानडब्ल्यू से कहा, अब मुझे सारे रिच ऑरे स्पॉट्स बताओ। आज इस जगह को पूरी तरह साफ करना है। गांव ट्यानडब्ल्यू की आंखें फैल गई। मिस्टर झंग, क्या आपकी एक्सिंग से लड़ाई हो गई है? झंग यी ने सिर हिलाया। शायद। खैर, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। बस अपना काम करो। काम खत्म होते ही मैं तुम्हें वापस टियानहिस सिटी ले जाऊंगा। अब झंग यी की स्पेस एबिलिटी इतनी अपग्रेडेड थी कि वो एक्टिवली बड़ी बड़ी चीजें एब्जॉर्ब कर सकता था। गांव ट्यानडब्ल्यू ने तुरंत रिच स्पॉट्स दिखाए और झंग यी ने डायमेंशनल डोर खोलकर सीधा लार्ज स्केल माइनिंग शुरू कर दी। बूम! अंडरग्राउंड जोर का धमाका हुआ। छोटे पहाड़ जैसे ओरे ब्लॉक्स दीवारों से खिंचकर वॉइड में गायब हो रहे थे। ऊपर मौजूद लॉन्गमिंग गार्ड्स को ये हलचल सुनाई दी। नीचे इतना तेज मूवमेंट, कहीं कोई जायंट सेंटिपेड तो नहीं जा गया? कुछ माइनर्स दौड़ते हुए आए और बोले, सर, किसी ने औरे चोरी शुरू कर दी है। केओस माइनिंग कर रहा है। लॉन्गमिंग गार्ड्स हक्के बक्के रह गए। केओस? जियांगनन डिस्ट्रिक्ट वाला इप्सिलॉन लेवल एलियन? उनमें से कई ने केओस की ताकत पहले देखी थी। अब जब वो माइनिंग करने आ गया था तो सब पैनिक में आ गए। एक कमांडर ने कहा, अब ये मैटर हमारे बस का नहीं। गैरिसन कमांडर और शेंगजिंग सिटी को तुरंत रिपोर्ट करो। शेंगजिंग सिटी में किन किगोंग अभी भी परेशान बैठा था कि रिपोर्ट आई, केओस किनलिंग माउंटेन्स में ऑज लूट रहा है। किन किगोंग का माथा घूम गया। व्हाट? वो एक्सिंग नहीं आया? सीधे हमारे रिसोर्स सेंटर को लूटने चला गया? उसे लगा था कि झंग यी अगर नाराज भी हुआ तो सीधे एक्सिंग आता, जहां उनके पास क्षितिगर्भा, होतू और कई वेपन्स हैं। लेकिन नहीं, झंग यी ने तो सबसे सॉफ्ट पॉइंट पे वार किया। किन किगोंग गुस्से और डर के मारे बेचैन हो गया। वो झंग यी से कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन उसे ब्लॉक कर दिया गया था। अब वो लूट रहा है, मजे से, और जब तक उसका दिल भर न जाए वो रिप्लाई भी नहीं करेगा। किन किगोंग फ्रस्ट्रेटेड था। उसे रोकना होगा, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्षितिगर्भा और हो तू बाहर नहीं जा सकते, और ज़ेन युआनजी अब उसके सामने कमजोर पड़ सकता है अगर हमने अब कुछ ड्रास्टिक किया, जैसे कि डेथ ऑफ लव अटैक चलाया, तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे।
आखिरकार किन केगोंग ने हार मान ली। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अपने ही देश के स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन पे हमला करना और उसकी कॉन्सिक्वेंसेज उठाना, ये पागलपन होगा। चैप्टर 1564 मी झोंग्यू को एक मौका। जोंगी बिना किसी डर के व्यूयू वैली में युआनशर और जमा कर रहा था। इस बार वो पूरी तरह जस्टिफाइड था, इसलिए उसने खुद पर कोई रिस्ट्रेंट नहीं रखा। उसका इरादा था कि जितना हो सके इस जगह को खाली कर दे। हालांकि पूरा ओरेवेन बहुत ही बड़ा था और गहराई तक फैला था, इसलिए शॉर्ट टाइम में उसे पूरा खाली करना मुमकिन नहीं था। लेकिन इस प्लंडरिंग से इतना ओरे जरूर निकल गया कि मानो 10 साल तक की माइनिंग एक साथ हो गई हो। शेंगजिंग को कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। लेकिन इतना तय था कि यह टेरिफाइंग एस्ट्रोनॉमिकल लॉस होगा। दूसरी ओर किन केगोंग बिल्कुल परेशान हो गया था, जैसे गरम तवे पर चींटी हो। उसने रातों रात कई लोगों को फोन किए और मदद मांगी। जल्द ही झंग यी को ईस्ट चाइना सी, जियांगनन, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन से बहुत सारे कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट्स आने लगे। किन केगोंग ने हर उस व्यक्ति को मैसेज भिजवाया जो कभी झंग यी का जानकार रहा हो। लेकिन झंग यी का एटीट्यूड क्लियर था, सभी रिक्वेस्ट्स रिजेक्ट। अगर मैं इनसे बात करने लगूंगा तो ये मामला पलट सकता है। मुझे फिलहाल बस और चाहिए और शेंगजिंग को दर्द देना है, बस। व्यूयू वैली की गहराई में बूम बूम करके आवाजें गूंज रही थी। पूरा इलाका जैसे अर्थक्वेक से कांप रहा था। लॉन्गमिंग गार्ड्स डर और टेंशन में थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। अगर ये यूं ही चलता रहा तो लगता है पूरा वैली खाली हो जाएगा। तभी ऊपर आसमान से इंजन की आवाज आई, वुश वुश। एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर सर्चलाइट के साथ वैली के ऊपर आ गया। गार्डियन आ गए हैं, मी झोंग्यू। गार्ड्स की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्हें लगा अब जोंग यी को रोका जा सकता है। कुछ यंगस्टर्स बोले, लॉर्ड झोंग्यू आए हैं और हमारे एलीट गार्ड्स भी हैं। केओस को अब जरूर सबक मिलेगा। लेकिन झोंग्यू, जो हेलीकॉप्टर से नीचे अबिस में उतर रहे थे, वो जानते थे कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। झोंग्यू ने सोचा, मैंने अपनी आंखों से उसकी ताकत देखी है। टाइम और स्पेस की डुअल एट्रीब्यूट्स वाली पावर एबनॉर्मल है। मैं चाहूं भी तो सीधे फाइट में उसे नहीं हरा सकता। फिर भी ड्यूटी थी, इसलिए वो हेलीकॉप्टर से कूदकर अबिस में उतर गए। झंग यी अभी भी और खींच ही रहा था कि उसकी स्पेशल सेंस ने अलर्ट कर दिया, कोई आ रहा है। शायद शेंगजिंग ने किसी को भेजा है। शायद झोंग्यू। झंग यी ने ऊपर देखा। सामने एक येलो ऑरा वाला विशाल शरीर उतर रहा था। होतू और क्षितिगर्भा कभी शेंगजिंग नहीं छोड़ते, तो ये झोंग्यू ही है जो आया है मुझसे बात करने। जोंग यी ने ऑर्ज निकालना बंद किया और जोर से कहा, फाइट। झोंग्यू का शरीर मिडेयर में रुक गया। ये सुनते ही उसकी भौहें सिकुड़ गई। हम बात कर सकते हैं केओस। हम दोनों हुआशू नेशन के पिलर्स हैं। इतनी बड़ी बात मिसअंडरस्टैंडिंग पर नहीं होनी चाहिए। जोंग यी मुस्कराया, क्या तुम शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हो? झोंग्यू चुप हो गया। उसे पता था वो रिप्रेजेंट नहीं करता। झंग यी बोला, तो फिर दो ऑप्शन है, फाइट या चले जाओ। और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये लड़ाई लड़ना। झोंग्यू ने साई किया, क्या वाकई ये जरूरी है? फिर हाथ फैलाकर बोला, मैं डरता नहीं हूं केओस, बस नहीं चाहता कि हमारे बीच खून बहे। जोंग यी ने ठंडी नजर से देखा, झोंग्यू, हमें मिले हुए आधा साल हो गया। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी ताकत अब भी वैसी ही है? झोंग्यू बोला, सुन है, तुमने भी बाहर बहुत समय बिताया है, लेकिन याद रखो मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पीछे पूरा शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसने एक हाथ उठाया और उसमें 17,500 पॉइंट्स पावर वाला एनर्जी बॉल कॉन्डेंस किया। जोंग यी ने सिर हिलाया, हां, हफ्या में तुम स्ट्रांग हुए हो, लेकिन यह फर्क मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता।
फिर उसने अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियां उठाईं और वही मुस्कान दी जो बहुत लोगों ने आखिरी बार देखी थी। अगले ही पल झोंग्यू का चेहरा बदल गया। चैप्टर 1565, तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क। ज़ेन युआनजी और ज़ोंग वायु झंग यी को समझाने आए थे कि वो रुक जाए, लेकिन झंग यी ने ज्यादा बात नहीं की। आज के दौर में जिसकी मुट्ठी बड़ी होती है उसी की बात सही मानी जाती है, इसलिए उसने सीधा हमला किया। झंग यी ने वॉइड पावर को 2 उंगलियों के बीच कॉन्डेंस किया। ये थी उसकी सबसे सिंपल, प्योरेस्ट और वायलेंट टेक्निक, स्टार कैनन। नाम भले ही कैनन था, लेकिन जब वो चला तो बस एक पतली सी काली लाइन की तरह दिखा, जो सीधा जाकर ज़ेन युआनजी की चेस्ट में आर पार हो गई। ज़ेन युआनजी ने हैरान होकर नीचे देखा। उसका पूरा सुपरनैचुरल बॉडी सीने में छेद के साथ सामने से पीछे तक ट्रांसपेरेंट हो गया था। उसे लगा था कि अगर वो झंग यी का अपोनेंट नहीं भी बन पाया तो कम से कम उसे थोड़ी मुश्किल तो जरूर देगा और उसकी खुद की डिफेंसिव एबिलिटी उसे बचा लेगी। लेकिन बस एक सिंगल मूव से ही उसे समझ आ गया कि उनके बीच ताकत का फासला कितना बड़ा है। जैसे स्नाइपर राइफल लकड़ी के बोर्ड को चीर दे। झंग यी ने धीरे से हाथ नीचे किया। ज़ेन युआनजी का शरीर हवा में कांपा। उसने अपना सीना पकड़ा और झंग यी की तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखा। काफी देर बाद उसने हल्की सी मुस्कान के साथ एक्सप्रेशन दिया और कहा, थैंक यू। झंग यी की मूव ने उसकी राइट चेस्ट को पियर्स किया था, लंग्स को अवॉइड करके, यानी सिर्फ एक वार्निंग थी। अगर झंग यी चाहता तो वो इसी अटैक से उसे मार सकता था। झंग यी ने शांत लहजे में कहा, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होगी। तुम जा सकते हो। ज़ेन युआनजी कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन फिर चुप हो जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जिसकी ताकत ज्यादा है वही सही है। अगर हार गए तो बहस करने का कोई मतलब नहीं। आखिरकार वो एक जाइंट सुपर पावर बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर व्यूयू वैली छोड़ देता है। जाने से पहले वो लॉन्गमिंग गार्ड्स को आदेश देता है, सब लोग तुरंत पीछे हट जाएं। यहां रुकना बेकार है और झंग यी को और भड़काना बेवकूफी होगी। वो काम है बदले की आग में नहीं, बस अपना हक मांग रहा है। फिर वो हेलीकॉप्टर से निकलते हुए किन किगोंग को कॉल करता है और चेस्ट की चोट दिखाता है। किन शुआई, मैं केओस को नहीं रोक पाया। उसकी ताकत अब डरावनी है। मैं उसका अपोनेंट नहीं हूं। किन किगोंग का चेहरा गुस्से और अफसोस से भर गया। मैंने उसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। हफ्ये में इतनी ग्रोथ, ये तो हो तू जैसा केस है। लेकिन झंग यी ने रीजन का कोई रिसोर्स यूज नहीं किया। वो एक लोन वुल्फ है। क्या उसका टैलेंट हो तू से भी ऊपर है? किन किगोंग की आंखों में गहरा पछतावा था। ज़ोंग वायु ने फिर पूछा, किन शुआई, आखिर हमने ऐसा क्या किया केओस के साथ? ज़ोंग वायु जानता था कि झंग यी ऐसा इंसान नहीं जो फालतू बातों पर टकराए। वो तो ली चोंगोंग की रिपीटेड प्रोवोकेशंस भी सहता रहा। किन किगोंग ने चुप्पी के बाद कहा, हमने बस उसकी ताकत को हल्के में लिया और यही गलती थी। शेंगजिंग के हिसाब से अनस्टेबल एलिमेंट्स को कंट्रोल करना गलत नहीं था, लेकिन किसी को क्या पता कि केओस इतनी तेजी से ग्रो करेगा। ये वैसा ही है जैसे किसी ने जैकपॉट मार लिया हो और वो मैं था जो अब खुद को थप्पड़ मारना चाहता है। झंग यी ने व्यूयू वैली की लूट पूरी कर ली, लेकिन उसने सारी चीजें नहीं उठाई। जो चीजें जमीन में गहराई में थी या छिपी हुई थी, उन्हें उसने छोड़ दिया। मैं बदला ले रहा हूं, लेकिन रिश्ता तोड़ नहीं रहा। फिर वो एक्सुएलोंग सिटी गया और गांव टियानडब्ल्यू की इन्फो के बेस पर वेयरहाउस से सारे जमा हुए युएन शेयर ऑज ले लिए। झोंग्यू अब उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स और ड्रैगन गार्ड्स ने बस देखा। झंग यी ने हाथ हिलाया और बोला, थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क। सारे सोल्जर्स बस अपने गन्स सीने से लगाए खड़े रहे। कोई झंग यी पर निशाना लगाने की हिम्मत नहीं कर सका। झंग यी बोला,
आज के लिए इतना काफी है, लेकिन ये सब बस इंटरेस्ट था। असली हिसाब अभी बाकी है। शेंगजिंग अब डेंजरस हो गया है, लेकिन मैं स्पेस एबिलिटी वाला एलियन हूं, कहीं भी पहुंच सकता हूं। शेंगजिंग के लोग अगर बाहर निकले तो दुआ करें कि मुझसे मुलाकात ना हो। ये कहते हुए झंग यी ने आसमान की ओर देखा। उसी वक्त शेंगजिंग में किन किगोंग और सारे सीनियर ऑफिशियल्स स्क्रीन पर झंग यी की बात लाइव देख रहे थे। सभी के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। हमें उससे फेस टू फेस डर नहीं है, लेकिन उसने कभी बोला ही नहीं कि वो सामने से लड़ेगा। झंग यी अब किसी के लिए एक वॉकिंग थ्रेड बन चुका था। चैप्टर 1566 अलग अलग रीजन से आय मनाने वाले। झंग यी ने व्यूयू वैली की युआनशर ओरे वेन्स को प्लंडर कर लिया था। इस ऑपरेशन से शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट लगभग 1 साल तक रिसोर्स शॉर्टेज में चला गया। अब पहले की तरह बड़े हीटिंग डोम्स बनाना मुश्किल हो गया था, और डेली एनर्जी यूसेज भी पहले वाले बेसिक लेवल पर आ गया। झंग यी ने जानबूझकर बैलेंस रखा। शेंगजिंग को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन वहां के लोगों को असल दर्द जरूर महसूस कराया। लोगों को अपने एक्शंस की कीमत चुकानी ही पड़ती है। उस रात झंग यी ब्लिजर्ड सिटी लौट आया। ना वो टियानहे सिटी गया, ना ही तीनों मेजर बेसेस को कुछ बताया। जब तक मैं हूं, लव गॉड वेपन से कोई खतरा नहीं है, और ब्लिजर्ड सिटी में रहना सेफेस्ट है, क्योंकि यहां से अगर दुनिया में कहीं भी लव गॉड एक्टिवेट होता, झंग यी को सबसे पहले पता चलता। इसी दौरान डेंग जिनटोंग उससे मिलने आया। उसका चेहरा थोड़ा गिल्टी लग रहा था। झंग यी, क्या ये सब मुझसे जुड़ा है? क्योंकि नियॉन मिशन उसी ने इनिशिएट किया था, और जिंगडाओ में जो कुछ भी हुआ वो भी उसी की प्लानिंग का हिस्सा था। अब किन किगोंग ने पूरी ब्लेम झंग यी पर डाल दी थी। झंग यी ने लेजली कहा, अच्छा है कि तुझे पता है। अब एक लिस्ट बना और मुझे उसका कॉम्पेंसेशन दे। लेकिन दिल से वो डेंग जिनटोंग को ब्लेम नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था ये टकराव कभी ना कभी होना ही था। अगर ये मिशन नहीं होता तो भी मैं एक लोन वुल्फ हूं, और बाकी रीजन्स को ये बात कबूल नहीं होती। झू झेंग भी अगर झंग यी को हटा सकता तो सबसे पहले वही ऐसा करता। डेंग थोड़ा झेम गया, लेकिन अगर बात ऐसे ही अटकी रही तो किसी का फायदा नहीं होगा। झंग यी ने सीधा पूछा, किसी ने तुझे मुझे मनाने भेजा है? डेंग ऑकवर्डली मुस्कराया। डेंग फैमिली की कुछ कनेक्शंस है शेंगजिंग में, तो समझ सकता है। झंग यी ने कैजुअली कहा, मैं अनरीजनेबल नहीं हूं, लेकिन अटैक उन्होंने किया। मैं कुछ ना बोलूं तो लोग मुझे सॉफ्ट पर्सिमन समझेंगे। डेंग ने पूछा, तो फिर तुम्हें चाहिए क्या जिससे बात आगे बढ़े? झंग यी ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। डेंग चुप रह गया। कम से कम कोई कंडीशन तो रखो ताकि बात की जा सके। झंग यी हंसते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन जब वो लोग कुछ ऑफर करेंगे तब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या नहीं चाहिए। उसके बाद झंग यी आराम से सोफा पर लेट गया और झू कुरा की सर्विस एंजॉय करने लगा। इस पूरे मामले के बाद शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट के टॉप लीडर्स ने लगातार कई दिन तक मीटिंग की, क्योंकि अब झंग यी जैसे ब्लैक चैरियट लेवल टाइम स्पेस डुअल एट्रीब्यूट एलियन के पास ये ताकत थी कि वो 2 मिनट में शेंगजिंग के किसी भी कोने में पहुंच सकता था। झंग यी ने किसी को मारा नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही डैमोक्लेस की तलवार बन गई है। आखिरकार उन्होंने हुआशु देश के सबसे रिस्पेक्टेड लोगों को बुलाया ताकि ब्लिजर्ड सिटी जाकर झंग यी से बात की जा सके। झंग यी को कोई आपत्ति नहीं थी। मीटिंग उसके ही टेरिटरी में हो रही थी, और जिन लोगों को बुलाया गया था वो सब पुराने जानकार थे। नॉर्थ वेस्ट एम्परर लाइकंगोंग, नॉर्थ ईस्ट दाओजून हा शंजुया, ईस्ट चाइना सी किंग लोंग सू जियाओलोंग, शेंगजिंग झेन्युआंजी झोंग्यू, साउथ वेस्ट एक एल्डरली लिविंग बुद्धा वैंग बो सांगजी। इतने कम लोग लेकिन इतनी बड़ी ताकत। यह दिखाता था कि शेंगजिंग को झंग यी को शांत करने के लिए कितना एफर्ट लग रहा था। मीटिंग ब्लिजर्ड सिटी के कमांड सेंटर में हुई।
झंग यी ने हमेशा की तरह अपनी गियर और स्टेट रेडी रखी, क्योंकि वो कभी भी फाइट के पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करता। मीटिंग रूम के दरवाजे खुले। झंग यी ने हल्की मुस्कान के साथ सबको देखा। एवरीवन, लॉन्ग टाइम नो सी। ली चोंगोंग सीधा मिलिट्री यूनिफॉर्म में बैठा था। ठंडा एक्सप्रेशन, नो वर्ड्स। हाँ शंजुया ने हाथ उठाकर कहा, हे बॉय, सुना है आजकल अच्छे चल रहे हो। झंग यी हंसा और अपने सीट पर बैठ गया। झोंग्यू ने गंभीर लहजे में कहा, हंदन, हम सब यहां इसलिए आए हैं ताकि इस इंसिडेंट के असर को कम किया जा सके। तुमने शेंगजिंग से बहुत सारा युएन शी और लिया। अब आगे बढ़ जाओ। हुआशु का नुकसान ठीक नहीं है। झंग यी ने सीधे पूछा, बताओ, मुझे अटैक करने का ऑर्डर किसने दिया था? किन किगोंग? झोंग्यू कुछ सेकंड रुका, फिर वेग रिप्लाई दिया, तुम भी पूरी तरह इनोसेंट नहीं हो। चाहे साउथ वेस्ट ट्रिप हो या नियॉन ट्रिप, तुमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। तुम्हारे एक्शंस का नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ा। झंग यी ने सीधा सवाल किया, मतलब अगर मैं पहले इन्फॉर्म करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी? झोंग्यू चुप हो गया। टेक्निकली झंग यी की दोनों मिशंस ने बड़े नुकसान रोके थे और सभी रीजन्स को फायदा हुआ था। झंग यी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने हेलो नहीं कहा। उसने हाथ फैलाकर कहा, और इसी बात पर किन किगोंग ने हो तू से मुझे हेल गिलोटीन मारने को कहा। मैंने सुना था कि ये टेक्निक खतरनाक है, पर सोचा नहीं था कि एक दिन मेरे ऊपर ही गिरेगी। चैप्टर 1567, जुबानी जंग, वॉर ऑफ वर्ड्स। झोंग्यू ने जल्दी से सफाई दी, मुझे पता है तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन तुम हुआशी स्टेट के एक इप्सिलॉन लेवल यूजर हो। तुम्हारी हर मूव इस देश को रिप्रेजेंट करती है, और तुम एक लोन वुल्फ हो। तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये चीज बहुत डेंजरस हो सकती है। जोंग यी की आंखें ठंडी हो गई। वो थोड़ा आगे झुका, दोनों हाथ मेज पर टिकाए। झोंग्यू की आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, ओ, अनरेस्ट्रेन्ड पावर डेंजरस हो जाती है। झोंग्यू ने फौरन हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मेरा मतलब यही है। जोंग यी हल्का सा हंसा। तो फिर हो तू की पावर क्या है? क्या कोई उसे रोक सकता है? उसने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए मुझ पर अटैक कर दिया। क्या कभी किसी ने सोचा कि मुझे समझाने के लिए कोई थोड़ा सॉफ्ट तरीका अपनाते? इस सवाल पर झोंग्यू चुप हो गया, क्योंकि सच यही था, हो तू को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यहां तक कि किन किगोंग भी उसे रिक्वेस्ट करता है, आदेश नहीं देता। जोंग यी ने हाथ फैलाए। तो बात सिंपल है, जिसकी ताकत ज्यादा वही सही, जिसका मुक्का बड़ा उसी की बात मानी जाएगी। अब तक चुप बैठे ली चोंगोंग बोला, ठीक है केओस, इस बार उन्होंने सच में ओवर रिएक्ट किया, लेकिन तुमने भी शेंगजिंग को उसकी सजा दे दी। अब बात को यही खत्म कर दो। बिगर पिक्चर के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जोंग यी के चेहरे पर सार्केज्म आ गया। बड़ी बातों की नसीहत दे रहे हो? तुम खुद ही तो थे जिसने नॉर्थ वेस्ट के पुराने कमांडर को फोर्स करके हटाया था। अब मुझे ओवरऑल सिचुएशन सिखा रहे हो? ली चोंगोंग का चेहरा उतर गया। उसने झेंपते हुए पूछा, तो फिर तुम चाहते क्या हो? झंग यी ने आराम से पीठ टिका दी और कहा, मैं सिर्फ अपने लिए जस्टिस चाहता हूं। जिसने मुझ पर हमला किया उसे सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं शेंगजिंग से कैसे कोऑपरेट कर सकता हूं? हाँ, शंजुया ने चौंक कर कहा, एफ, तेरा मतलब तू हो तू पे हमला करेगा? भाई, वो तो जरा मुश्किल है। झोंग्यू ने मना किया, इम्पॉसिबल। हो तू तो शेंगजिंग की बेस फाउंडेशन है, उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। जोंग यी ने कामली पूछा, तो फिर सवाल यह है, मैंने हो तू का क्या बिगाड़ा था जो उसने मुझ पर हमला किया? किंगलोंग सू जियाओलोंग ने सॉफ्टली कहा, तुम असल में उस इंसान को ढूंढ रहे हो जिसने हो तू को भेजा, और सबको पता है वो कौन है। जोंग यी ने सिर हिलाया। और ये डिमांड तुम्हें ज्यादा लग रही है? मैंने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उन्होंने मुझ पर हेल गिलोटीन जैसे हमले से जान लेने की कोशिश की।
अब मैं भी यही करूंगा। मेरी तलवार अब शेंगजिंग के गले पर टंगी रहेगी। जब तुम मुझसे माफ करने की बात करते हो तो सोचो, क्या तुम मेरी जगह होते तो ऐसा करते? असल में तो मैंने बहुत रिस्ट्रेन दिखाया है। शुक्र मनाओ कि वो इंसान मैं हूं, झंगी। इन बातों पर पूरे रूम में खामोशी छा गई। सबने सोचना शुरू कर दिया, अगर उन पर हो तू की हेल गिलोटीन गिरती तो क्या होता? अब तक सिर्फ सुना था उसकी ताकत के बारे में, लेकिन अब सच में डर लगने लगा था। झंगी ने सबकी रिएक्शंस देखी और एक ठंडी हंसी दी। जब तलवार अपने सिर पर लटकती है तभी असली दर्द का एहसास होता है। मुझे जस्टिस की बातें मत सुनाओ। जब मैं तियनहाई सिटी में 20 लाख लाशों के बीच से निकला था, जब मैं भूख और सर्दी से मर रहा था, तब कहा था तुम्हारा ओवरऑल सिचुएशन? उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। मैं, झंगी, एक आम इंसान हूं। मेरा कोई बड़ा विजन नहीं है जो मेरी जिंदगी को खराब करेगा। मैं भी उसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। फिर वो खड़ा हो गया। मैंने जो कहना था कह दिया। अब मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। उसने गुस्से में कुर्सी को पीछे धकेला और चलने लगा। ली चोंगोंग चिल्लाया, केओस, बस मत समझो खुद को। हम सब अगर एक साथ आ जाएं, तो तुम्हें भी रोका जा सकता है। झंगी पलटा और ठंडी मुस्कान के साथ सबको देखा। लिविंग बुद्धा वैंग बो ने हाथ उठाया। अमितवा, मैं लड़ाई का पक्षधर नहीं हूं। डोनर, शांत रहो। हाँ, शंजुया ने भी जल्दी कहा। नहीं भाई, लड़ाई की जरूरत नहीं है। बस कोई हल निकाल लो। झंग यी ने कहा, बहुत ब्लफ मत करो। असली डिसीजन मेकर्स तो यहां ही नहीं। और वो बाहर निकल गया। झंग यी के जाते ही ली चोंगोंग ने सख्ती से सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। मैंने सोचा नहीं था कि बस आधे साल में उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी। ज़ेन युआनजी को उसने एक मूव में हरा दिया। मेरी कॉम्बैट पावर 18,000 है और उसकी कम से कम 20,000 होगी। शेंगजिंग का पैसा लेना आसान नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बात साफ कर दी। अब कोई कुछ कह नहीं सकता। बाकी सभी लोग चुप थे, पर झोंग्यू का चेहरा गंभीर था। उसे पता था झंग यी टैब तक नहीं रुकेगा जब तक किन किगोंग या हो तू को इस चीज की सजा ना मिले। चैप्टर 1568, इस्तीफा, रेजिग्नेशन। जोंग वायु इस बार आए तो सही, लेकिन किन किगोंग ने जो जिम्मेदारी दी थी उसे वो पूरा नहीं कर पाए। झंग यी अपने फैसले पर अड़ा रहा। शेंगजिंग को जवाब देना ही होगा, और जिसने उसके खिलाफ साजिश की उसे माफ नहीं किया जाएगा। अब जोंग वायु को भी समझ आ गया था कि झंग यी अब इतना मजबूत हो चुका है कि ऐसे डिमांड्स करने का हक रखता है। उसने दिल में एक लंबी सांस ली और झंग यी को मनाने की आखिरी कोशिश छोड़ दी। फिर सारी सच्चाई शेंगजिंग को रिपोर्ट कर दी। ली चोंगोंग और बाकियों ने भी थोड़ा बहुत मनाया, लेकिन कोई भी झंग यी का दुश्मन बनना नहीं चाहता था। सरफेस लेवल की बातें करने के बाद सब वापस लौट गए। शेंगजिंग में मीटिंग। इस मुद्दे पर फिर से एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कई दिन के डिस्कशन के बाद किन किगोंग ने खुद रेजिग्नेशन की पेशकश कर दी। ये मेरी काम की गलती है। अगर केओस को जवाब चाहिए तो मैं ही जिम्मेदारी ले लेता हूं। मीटिंग में बैठे सारे सीनियर लीडर्स, जो सच में फैसले लेते हैं, एक दूसरे को देखकर चुपचाप सिर हिलाने लगे। अगर किन किगोंग खुद हटना चाहता है तो यही बेस्ट सल्यूशन था। झंग यी ने साफ दिखा दिया था कि वो पागलपन में अंधा होकर हमला नहीं कर रहा, चाहे वो व्यूयू वैली हो या शुई लॉन्ग सिटी। झंग यी ने एक भी शेंगजिंग वाले को नहीं मारा। ऐसा सोच पाना ही काफी अच्छा है। एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग बोले, जो किन किगोंग से भी एक जेनरेशन बड़े थे। किसी ने पूछा, लेकिन अगर किगोंग हटता है तो उसकी जगह कौन लेगा? बुजुर्ग लोग अब रूटीन काम नहीं कर सकते थे, तो जरूरत थी किसी यंग और कैपेबल इंसान की। किन किगोंग ने कहा, अब तक मैं सुप्रीम कमांडर हूं, तो क्या मैं अपना रिप्लेसमेंट रेकमेंड कर सकता हूं? सबने ध्यान से देखा।
मैं मेंग युअनजून को रेकमेंड करता हूं। नाम सुनते ही कई लोगों की आंखों में समझदारी आ गई। मेंग युअनजून और किन केगोंग पुराने राइवल्स थे, लेकिन मेंग युअनजून की कैपेबिलिटी सब मानते थे। लोगों को थोड़ा अजीब जरूर लगा, क्योंकि कोई भी अपनी जगह पुराने कॉम्पिटिटर को नहीं देता। लेकिन किन केगोंग बस हल्का सा मुस्कुराया। अगर वक्त शांति का होता तो मैं कभी उसे अपने ऊपर ना आने देता, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शेंगजिंग को नहीं, पूरी दुनिया को संभालने वाला चाहिए, एक बुजुर्ग ने कहा। बिल्कुल सही बात। रेयर है कि कोई अपनी पावर छोड़ने को तैयार हो। हम मेंग युअनजून पर सीरियसली विचार करेंगे। 3 दिन बाद ऑफिशियल न्यूज आ गया। किन केगोंग ने शेंगजिंग सुप्रीम कमांडर का पद छोड़ दिया एज अ प्राइस फॉर अटैकिंग केओस। झंग यी ने जब यह सुना तो थोड़ी राहत महसूस की, क्योंकि वो कभी नहीं सोच रहा था कि किन केगोंग सच में स्टेप डाउन कर देगा। उसका मकसद तो बस थोड़ा बेनिफिट लेना था। यांग जिंगसिन झंग यी की गोद में बैठी थी, ब्लैक स्टॉकिंग्स में अपने पैरों को हिलाते हुए हंसी। मेक्स परफेक्ट सेंस भाई। अब तुम पूरी हुआशु किंगडम के लिए एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स बन चुके हो। झंग यी ने भी हल्की मुस्कान दी। हां, बात तो सही है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो सच में पावर छोड़ देगा। यांग जिंगसिन ने कहा, अब हालात ऐसे हैं कि किसी का बस नहीं चलता। किन केगोंग और हु झेंग बस एक ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जब कोई ग्रुप के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है। लाइंग वायु, जो पास ही लॉन्ग मिंग को पकड़े बैठी थी, थोड़ी चिंतित लग रही थी। झंग यी ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ लाइंग, उदास क्यों हो? लाइंग वायु ने झंग यी को देखा, फिर जिंगसिन और बाकी लोगों को, और धीरे से बोली, मुझे समझ नहीं आया कि किन केगोंग जैसा व्यक्ति इतना बेवकूफी भरा फैसला कैसे ले सकता है। झंग यी समझ गया कि बात रेजिग्नेशन की नहीं, बल्कि उस हमले की है जो हो तू से करवाया गया। झंग यी हंसा और बोला, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। जो लोग बाहर से बड़े और समझदार दिखते हैं, असल में वो भी फ्लॉड होते हैं। उसने पास बैठे फैटी सू की तरफ इशारा किया। देखो, ये फैटी सू, जो अब जियांगनन रीजन में लेजेंड बन चुका है। लोग सोचते हैं ये कोई फियरलेस वॉरियर होगा जो मेरे साथ हर लड़ाई में था, लेकिन हकीकत कुछ और है। फैटी सू ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, भाई मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। झंग यी ने आंखें घुमा के कहा, जा अपने गेम खेल बेटा, और दूसरों की बीवी के साथ मत खेल। ओके बॉस। फैटी सू खुशी खुशी भाग गया। झंग यी फिर लाइंग वायु से बोला, किन केगोंग की हेलो ने तुम्हें इल्यूजन में रखा है कि वो हर फैसला सोच समझ कर करता है, लेकिन सच ये है कि वो मेरी रील ताकत को समझ ही नहीं पाया। लाइंग वायु अब थोड़ा शांत लग रही थी। मतलब हमें भी दूसरों के स्टेटस से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सब बस इंसान हैं, गलतियां कर सकते हैं। झंग यी ने सिर हिलाया और फिर कहा, शेंगजिंग वालों को मैसेज दे दो, मुझे उनकी वाइज डिसीजन पर संतोष है। ये मामला यही खत्म। अब हम साथ मिलकर हुआशु को एक मजबूत, खुशहाल और यूनाइटेड देश बनाएंगे। चैप्टर 1169, तियनहाई फोर्ट्रेस प्लान। शेंगजिंग से भेजा गया क्लर्क बहुत ही चापलूसी भरी स्माइल के साथ आया। उसने हाथ मले और बोला, मिस्टर हंदन, देखिए, शेंगजिंग ने आपको एक सैटिस्फैक्टरी जवाब दे दिया है, तो क्या आप वो युआंग्स या वेन्स वापस कर सकते हैं? नो, झंग यी ने बिना सोचे कहा। क्या मजाक है? जो चीज मुंह में आ गई हो उसे कौन वापस करता है? क्लर्क थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया, फिर से कोशिश करने लगा। इवन अगर आप हफी वापस कर दें वो भी चलेगा। आपने बहुत ज्यादा ले लिया था, 3 साल की पूरी माइनिंग से भी ज्यादा। झंग यी उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखा और बोला, व्हाट्स योर्स एंड माइन? हम सब हुआशु कंट्री के सिटीजन हैं। शेंगजिंग हो या टियान है, सब मेरा ही हिस्सा है। फ्रेंड, आपको अपनी सोच बड़ी करनी होगी। फिर झंग यी ने उसकी प्लीडिंग नजरों को इग्नोर किया और सीधे बाहर निकाल दिया।
अब जब किन केगोंग रिजाइन कर चुका था तो इस मसले पर लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं बची थी। झंग यी इस बार बहुत फायदे में रहा। उसने सबको इकट्ठा किया, ज़ू झेंग से अलविदा कहा और वापसी की तैयारी की टियान सिटी की ओर। पर सैटेलाइट कंट्रोल राइट्स जो जियांगनन रीजन के थे, ज़ू झेंग को वापस देने का उसका कोई इरादा नहीं था। झंगी कमरे से बाहर निकला, ऊपर आसमान की तरफ देखा। हल्की स्नो गिर रही थी और आसमान की गहराई एक अजीब सा डर दे रही थी, जैसे किसी भी वक्त गॉड ऑफ लव जैसी कोई भारी शक्ति गिर सकती है। इस थ्रेट को सीरियसली लेना पड़ेगा, झंग यी ने सॉफ्टली कहा। यांग जिंगसन ने कहा, भाई, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हम दुनिया की हर लॉन्च साइलो की मूवमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन के लिए टाइम काफी होता है। झंग यी ने माथा दबाया। बट ये इनफ नहीं है। अगर टियाने सिटी पर एक पावरफुल अटैक हो जाए तो हमारी पूरी बेस तबाह हो सकती है। फिर उसने पास खड़ी ल्यू करन की तरफ देखा, जो उसका मेन मैकेनिक थी, शॉर्ट हेयर में, ब्लैक डाउन जैकेट पहने। इतनी छोटी सी दिखने वाली लड़की जो 30 किलोग्राम की मशीनें हाथ से उठा लेती है। करण, मेरी जो प्लान थी फोर्ट्रेस बनाने की, कोई प्रोग्रेस हुआ? ल्यू करन का चेहरा एक्साइटेड हो गया। ब्रदर, सब प्लान में है। शेल्टर की आउटर वॉल को 6 बार रिप्लेस किया है। अब की बार स्मॉल गॉड ऑफ लव का इंपैक्ट भी सह सकती है। सबसे खास बात, हमने बैरियर स्टोन यूज किया है। बैरियर स्टोन, वो खास मटेरियल जो झंग यी को नैश किंगडम के अंडरग्राउंड में मिला था। वो पुराना किंगडम तो एंशिएंट स्टाइल में रहता था, लेकिन बैरियर स्टोन जैसी चीज उनके पास थी, जो एलियन पावर्स के खिलाफ बहुत यूजफुल थी। झंग यी को वो मटेरियल याद था। उसने बहुत सारा स्टोन वापस लाकर ल्यू करन को रिसर्च के लिए दे दिया था। अब रिजल्ट अच्छा था। वो खुश हो गया। वेरी गुड, झंग यी बोला। हमें लगातार अपने डिफेंसेस अपग्रेड करने होंगे। मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में एक और बड़ी लड़ाई जरूर होगी। बस एक अनबीटेबल डिफेंस ही है जो मुझे सुरक्षित फील करवा सकता है। उसने प्लान बना लिया था। अगर फ्यूचर में गॉड सोर्स या कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट मिला तो वो सब ल्यू करन को देगा। उसे कॉम्बैट पावर की जरूरत नहीं, बस वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग शेल्टर बनाना चाहता है। मीनवाइल, इन शेंगजिंग सिटी, हवा में बर्फ और टेंशन भरी हुई थी। शेंगजिंग के मिलिट्री एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट था। सड़क के दोनों तरफ लॉन्गमिंग गार्ड्स खड़े थे, कॉम्बैट यूनिफॉर्म में, स्पेशल वेपन्स हाथ में, बिल्कुल एकदम सीधे। एयरपोर्ट के गेट पर एक बड़ा F-37 एयरक्राफ्ट तैयार खड़ा था। ठंडी हवा और बर्फ के बीच एक बूढ़ा आदमी, ग्रे मिलिट्री कोट पहने हुए, धीरे धीरे चलता हुआ आया। ये थे किन केगोंग, 3 साल से शेंगजिंग के सुप्रीम लीडर रहे। अब रिजाइन कर चुके थे, पर आज उसका चेहरा उदास नहीं था, बल्कि वो ज्यादा फ्री और हल्का दिख रहा था। अब किन केगोंग निंगकिंग जाने वाले थे, शेंगजिंग से दूर, एक बहुत ही टफ और ठंडा इलाका। सीनियर लोग चाहते थे कि वो आराम करें, लेकिन उन्होंने खुद कहा, अभी दुनिया स्टेबल नहीं हुई। मेरा दिल अभी चुप रहने को तैयार नहीं। एयरपोर्ट पर वो अपने सामान के साथ तैयार खड़ा था। तभी दूर से एक दूसरा आदमी आता है, उम्र में बराबर लेकिन थोड़ा यंगर दिखने वाला। मेंग युअनजून, वही जिसे किन केगोंग ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। दोनों एक दूसरे के पुराने दोस्त और राइवल थे। दोनों आमने सामने आए। किन केगोंग ने हाथ बढ़ाया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस लाओ मेंग, अब तुम शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट के लीडर हो। दोनों ने हाथ मिलाया। बहुत मजबूत और गंभीर हैंडशेक था। मेंग युअनजून बोला, जब सुना कि आपने मुझे रेकमेंड किया तो यकीन नहीं हुआ। किन केगोंग मुस्कुराया, तुम बाद में समझोगे मैंने ऐसा क्यों किया। मेंग युअनजून ने हल्के से सिर उठाया, कोई जरूरत नहीं समझने की। मैं जानता हूं कि ये पोजीशन आसान नहीं है। अब शांति का समय नहीं है। हुआशु अब बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। किन केगोंग हंस पड़ा, क्या हुआ, डर गए?
मैंग युअनजून भी मुस्कुराया। डर किस बात का? बस ये है कि कभी कभी तुम जैसे समझदार लोग भी कंफ्यूजन में गलत फैसले ले लेते हैं। चैप्टर 1570 शैडो फोर्स, छाया सेना। मैंग युअनजून की बात सीधी थी। वो साफ किन केगोंग की गलती की तरफ इशारा कर रहा था। जब उसने बिना पूछे हो तू को झंग यी पर हमला करने भेजा, उसने हाथ फैलाए और कहा, इप्सिलॉन लेवल पावर एक देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, स्पेस बेस्ड वेपन से भी ज्यादा। लेकिन आपने उनके बीच लड़ाई शुरू करवा दी। ये एक बेवकूफी भरा फैसला था। किन केगोंग ने ठंडी हंसी हंसी। मैं हार मानता हूं, मैंग युअनजून, लेकिन याद रखना। उसने गर्व से सिर उठाया, आंखों में चमक थी। मैंने कोई गलती नहीं की। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। कंट्री में बैलेंस जरूरी है। अगर एक आदमी सब पर हावी हो जाए तो वो खतरा बन जाता है। चाहे वो नाइट हो या एलियन, जो ताकतवर होता है वो अक्सर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसलिए रोकना जरूरी है। मैंग युअनजून कुछ देर चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। मैं आपसे थोड़ा अलग हूं। किन ने पूछा, कैसे अलग हो तुम मुझसे? मैंग युअनजून ने कहा, आपका एक पुराना प्रॉब्लम है। हर छोटी बड़ी चीज पर खुद का कंट्रोल चाहते हो। कभी दूसरों की काबिलियत पर भरोसा नहीं करते। शायद हम बूढ़े हो रहे हैं। अगर हर चीज खुद करना चाहेंगे तो कुछ भी सही नहीं होगा। किन केगोंग ने उसे ऊपर से नीचे देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? कि मुझे लोगों पर भरोसा नहीं? यस, बिल्कुल, मैंग युअनजून ने सीधा जवाब दिया। दुनिया कहाँ जा रही है हमें नहीं पता। हमारे पुराने एक्सपीरियंस आज की नई दुनिया के लिए काफी नहीं है। आप पुरानी दुनिया को वापस लाना चाहते हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। किन केगोंग थोड़ा हिल गया अंदर से। ओल्ड राइवल ने उसकी सोच का असली कारण पकड़ लिया था। वो झंग यी जैसे यंग लोगों से डरता था, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल था। शायद यही रीजन था हो तू से अटैक करवाने का। मैंग युअनजून ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, जब निंगकिंग पहुंचो तो इन बातों पर सोचो। जमाना बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। डरना नहीं चाहिए, तभी हम दुनिया में फिट हो पाएंगे। फिर वो मुड़कर चला गया। किन केगोंग थोड़ी देर तक चुप रहा। उसके गार्ड्स धीरे से उसके पास आए और बोले, किन शुआई, चलिए। किन ने कुछ नहीं कहा, बस प्लेन की सीढ़ियों पर चढ़ गया। लेकिन उसकी पीठ अब बूढ़ी लग रही थी, जैसे 10 साल एक पल में गुजर गए हों। झंग यी और शेंगजिंग का कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका था, लेकिन सब जानते थे जहां दरार आ जाए वहां निशान हमेशा रहते हैं। इस पूरे इंसिडेंट ने झंग यी को एक बात सिखाई, सिर्फ ताकत ही है जो तुम्हें सेफ रख सकती है। कभी किसी और से सिक्योरिटी की उम्मीद मत रखो। अब उसने ठान लिया था, तियानहाई सिटी को एक किंगडम जैसा बनाना है, जहां कोई उसे छू भी न सके। तियानहाई सिटी की तैयारी। झंग यी ने वापस आते ही काम शुरू करवा दिया। लियू करन अब फोर्ट्रेस बनाने के पूरे प्लान पर काम कर रही थी। शेल्टर को सेंटर बनाकर एक बड़ा प्रोटेक्टेड जोन बनाया जा रहा था। इस बार झंग यी ने एक और चीज रियलाइज की, उसके पास कैपेबल लोगों की कमी थी। अभी तक सिर्फ लायन वायु और कुछ ही लोग थे जो लड़ाई में उसकी मदद कर सकते थे। एदो की लड़ाई में भी जब 5 लाख लोग साथ थे, तब भी एक कमजोर लड़का झंग यी के लिए खतरा बन गया था। बस टीमवर्क और लोगों की संख्या के भरोसे। इससे झंग यी को यह समझ आया कि लो लेवल म्यूटेंट्स और आम लोग भी यूजफुल हो सकते हैं, अगर सही तरीके से ट्रेन किया जाए। प्रोजेक्ट फुइंग, छाया सेना। झंग यी ने अपनी खुद की स्पेशल फोर्स बनाने का प्लान शुरू किया। प्रोजेक्ट फुइंग, इसकी जिम्मेदारी यांग जिंगसिन को दी गई। शेल्टर से 100 किलोमीटर दूर एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री को ट्रेनिंग ग्राउंड में बदला गया। पहली बैच में सिर्फ 30 लोग थे, तियानहाई के सबसे अच्छे चुनिंदा लोग। इनमें से कई पुराने लीडर्स थे, शाओ होंगलियन, जिंगटियान, लियू देह। अगर सही ट्रेनिंग मिले तो ये फ्यूचर के कैप्टन्स बन सकते हैं। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। इंस्ट्रक्टर्स,
बेली चोंकिंग, WD, दोनों यान यिनवे से ट्रेनिंग में शामिल था। फिजिकल फिटनेस, वेपन्स हैंडलिंग, क्लोज कॉम्बैट, स्पेशल एबिलिटी यूज, सबसे जरूरी बात थी लॉयल्टी। झंग यी ने साफ कहा, पावर जरूरी नहीं, जरूरी है वो इंसान जो मेरे ऑर्डर पर अपनी जान तक दे सके। रिबेल लोग चाहिए ही नहीं। डेंग फैमिली ने भी फुल सपोर्ट दिया। जीन ड्रग्स प्रोवाइड की जो स्ट्रेंथ बढ़ा सके। टॉप परफॉर्मर्स को सेंटिपेड ऑरिजिन भी मिला, जो एलियन पावर से स्ट्रेंथ बूस्ट करता है। जल्द ही पहले 30 लोगों की स्ट्रेंथ में जंप आया। कुछ की एबिलिटी इंडेक्स 7000 तक पहुंच गई। ब्रेन वॉशिंग कल्चरल ट्रेनिंग, सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, मेंटल और आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग भी हुई। टीचर, यानलू आइलैंड से बचाया गया बिजनेसमैन मा वेंजेंग, जिसे अब ब्रेन वॉशिंग एक्सपर्ट बना दिया गया। ये सब्जेक्ट्स थे लॉयल्टी टू झंगी, बिलीफ इन ए यूनाइटेड हुआशु, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग बैटल। चैप्टर 1171, लेसन 1, पहला पार्ट। फुइंग ट्रूप्स की पहली ट्रेनिंग बैच के 30 मेंबर्स आज सुबह एकेडमी के एक क्लासरूम में इकट्ठा हुए। क्लासरूम कहना सही नहीं होगा, असल में वो एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम था। तीनों दर्जन लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठे थे और अब उनका लुक एक महीने पहले से बिल्कुल अलग था। उनके पास स्पेशल ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स थे, जिनके लेफ्ट चेस्ट पर एक काली ही की टैटू थी। सभी के चेहरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, क्योंकि पिछले एक महीने में उनकी पावर बहुत बढ़ गई थी। कुछ तो पहले सिर्फ थोड़े बहुत अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाते थे, आम इंसानों से बस थोड़ा ही स्ट्रांग थे। लेकिन अब उन्होंने खुद को ऑर्डिनरी लोगों की कैटेगरी से अलग साबित कर दिया था। हम आसमान के तारे हैं, कई मेंबर्स को ऐसा फील होने लगा था। लेकिन ल्यू देह, जिंग टियान और जिया होंगलियन जैसे पुराने साथियों का एटीट्यूड ज्यादा ग्राउंडेड था, क्योंकि वो पहले से झंग यी के साथ थे और शेल्टर्स की हाई लेवल रियलिटी जानते थे। उन्हें पता था कि अभी भी वो एलीट स्क्वाड से काफी पीछे हैं, पर सबके मन में एक ही ख्वाहिश थी, झंग यी के राइट हैंड मैन बनना, जैसे वायु जिगवैंग और सू चुनले। ल्यू देह ने अपनी रिस्ट उठाई और स्लीव्स हटाकर अपना प्योर गोल्ड पटेक फिलिप वॉच देखा। 50, बस टाइम हो रहा है, उसने सॉफ्टली कहा। भले ही आजकल हर जगह एडवांस्ड स्मार्ट सिस्टम्स हो, ल्यू देह को पुरानी चीजों से लगाव था। वर्ल्ड के एंड से पहले वो एक गरीब फिशरमैन था और ऐसी लक्जरी वॉचेस उसने सिर्फ टीवी पर देखी थी। अब जब उसके पास मौका है तो वो इन्हें एंथुजियास्टिकली कलेक्ट करता है। उसका पूरा रूम इन घड़ियों से भर गया है, चाहे अब इनका कोई मार्केट वैल्यू न भी हो। उसे इनसे पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तभी एक बिखरे बालों वाला लड़का आया। ब्रदर देह, क्या देख रहे हो? ल्यू देह ने स्लीव्स वापस कर लिए। थोड़ा शर्मिंदा था, क्योंकि अब वो अकेला था जो ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड था। फिर उसने कहा, कल इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि आज कल्चरल क्लास होगी। मैं क्यूरियस हूं कि क्या पढ़ाया जाएगा। उस लड़के का नाम था रुआनपिंग। उसने अपनी ठुड्डी खुजाते हुए कहा, हमें तो लड़ने की ट्रेनिंग मिल रही है, ये कल्चर क्लास की क्या जरूरत है? जिंग टियान, जो पास ही था, हंसते हुए बोला, अब सब कुछ कॉर्पोरेट स्टाइल हो गया है भाई, पहले की कंपनीज की तरह है। सबको एकजुट रखने के नाम पर कुछ भी करा लेते थे। चलो सुन लेते हैं कैजुअली। वो इस कल्चरल क्लास में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता था। उसने ऑलरेडी स्मार्ट डिवाइस पर कोई मूवी प्ले करने का प्लान बना लिया था। ल्यू देह ने कहा, नहीं, मुझे लगता है ये इतना सिंपल नहीं है। झंग सर कभी भी फॉर्मेलिटीज में टाइम वेस्ट नहीं करते। हर चीज के पीछे कोई गहरा रीजन होता है। जिंग टियान ने कहा, तू तो सच में फैन बॉय बन गया है। ल्यू देह हंस पड़ा। झंग सर सच में मेरे आइडल है। तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला। बेली चेंकिंग का भारी भरकम शरीर दरवाजे पर दिखा। सारे स्टूडेंट्स एकदम स्ट्रेट बैठ गए, जैसे बिजली का करंट आ गया हो। एक महीने की ट्रेनिंग में बेली बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहा था। उसने लिटरली सबकी जान ले ली थी ट्रेनिंग में,
लेकिन उसी टॉर्चर की वजह से सबकी कॉम्बैट एबिलिटी बहुत फास्ट ग्रो हुई थी। बेली ने क्लासरूम में आंखें घुमाई। सबने उसे देखकर पिन ड्रॉप साइलेंस कर लिया। फिर उसके पीछे एक छोटा कद का आदमी आया, सिर्फ 1.6 मीटर का, सिंपल अपीयरेंस, नीट हेयर और मोटी कोट पहने हुए। कोट इतनी बड़ी थी कि वो बच्चा लग रहा था जिसने बड़ों के कपड़े पहन लिए हों। जिंग टियान ने फुसफुसाकर कहा, अरे ये तो मां वेंजेंग है, मां वेंजेंग, जिसे झंग यी ने यानलू आइलैंड से बचाया था। अब किंगपू बेस में जिंग टियान के साथ काम कर रहा था। मां वेंजेंग पोडियम पर आया और हल्के से हाथ जोड़कर मुस्कुराया। मैं हूं आपका आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल टीचर मां वेंजेंग। शायद आप में से कुछ लोग मुझे पहले से जानते होंगे। आज से मैं आपको आइडियोलॉजी से जुड़ी चीजें सिखाऊंगा। नीचे बैठे लोग धीरे धीरे बड़बड़ाने लगे। फिर वही बोरिंग बातें। क्या हम बच्चे हैं? कईयों को ये लेक्चर्स यूजलेस लगे, क्योंकि वो पहले भी ऐसी बातें सुनते आए थे। सिर्फ गाओ टियानडब्ल्यू, जो अभी अभी शेंगजिंग से लौटा था, अपना स्मार्ट डिवाइस निकालकर लेक्चर रिकॉर्ड करने लगा। वो अभी न्यू था और अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए सीरियस था। मां वेंजेंग का चेहरा अब सीरियस हो गया। आइस एज आने के बाद इंसानों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। लाखों लोग मारे गए और हम लकी है कि आज तक जिंदा है। लेकिन क्या पिछले 3 सालों में सब नॉर्मल रहा है? सभी ने धीरे धीरे सिर झुकाया, सोचने लगे, चाहे वो बाहर न निकले हों। लेकिन यांग जिंगसन ने जो न्यूज फैलवाई थी, उससे उन्हें पता था बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। तियानहाई सिटी से बाहर ब्लिजर्ड सिटी जरूर पावरफुल है, लेकिन जियांगनन रीजन में कई रोग एलियंस हैं जो इतनी बेरमी से मारते हैं जैसे किसी खाने की चीज को खा रहे हों। ह्यूमन फ्लेश खाना नॉर्मल हो गया था। आप लोग 3 साल से सेफ हो, क्योंकि आप तियानहाई सिटी में हो। बाहर की दुनिया में ये लक्ष्योरी नहीं है। चैप्टर 1572 फॉर द हाईएस्ट ग्लोरी, सर्वोच्च सम्मान के लिए। मां वेंजेंग ने कहा, हां, मुझे लगता है आप सब रीजन समझ चुके हो। आज हम सब जो इतनी सेफ जगह में रह रहे हैं, वो सब मिस्टर जोंग की वजह से पॉसिबल हुआ है। ये बात सुनने में जरूर थोड़ी बड़ाई जैसी लग रही थी, लेकिन रूम में बैठे कोई भी लोग इसे गलत नहीं कह सकते थे। सभी ने दिल से सिर हिलाया। ये फैक्ट था। जोंग यी का नाम ही अब ग्लोरी का सिंबल बन चुका था। मां वेंजेंग ने कंटिन्यू किया, फुइंग फोर्स की स्थापना का मेन मकसद यही है, ताकि और टैलेंट डिस्कवर किया जा सके। मिस्टर जोंग यी के लीडरशिप में हम तियानहाई सिटी की रक्षा करेंगे। ये हमारा घर है। फिर उन्होंने कहा, सच कहूं तो मिस्टर जोंग यी जैसे पावरफुल इंसान के साथ काम करने का मौका सबको नहीं मिलता। आप लकी हो कि आपको फुइंग में चुना गया। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि मिस्टर जोंग पुराने साथियों को इंपॉर्टेंस देते हैं। जो 30 लोग वहां बैठे थे, वो जान चुके थे कि ये बात सच है। टैलेंट, ब्लिजर्ड सिटी में ऐसे बहुत लोग हैं जो फुइंग में शामिल होना चाहते हैं। जोंग यी के एक इशारे पर बहुत लोग दौड़ पड़ेंगे। मां वेंजेंग बोला, तो इसलिए इस आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल क्लास का मकसद सिंपल है। पहला, डिसिप्लिन और कॉम्बैट पावर बढ़ाना। दूसरा, एक ऐसा एलियन आर्मी तैयार करना जो मिस्टर जोंग यी को पूरी तरह से लॉयल हो। खुलेआम कह रहा हूं, छुपाने की जरूरत नहीं है। क्लासरूम में कोई कुछ नहीं बोला। सभी जानते थे अगर मां वेंजिंग सिर्फ यही 2 बातें करता तो वो बस एक मैसेंजर होता झंग यी और बाकी शेल्टर लीडर्स का। मां वेंजिंग ने अपने हाथ पोडियम पर रखे और कहा, आज से हर 3 दिन में एक क्लास होगी और हम एक न्यू नियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एक्शन अब फुइंग आर्मी का सिंबल होगा। अपना दाया हाथ मुट्ठी में बंद करो और दिल पर रखो। फिर बोलो, सर्वोच्च सम्मान के लिए, फॉर द सुप्रीम ग्लोरी। बेली चोंकिंग ने सबसे पहले एक्शन किया और फिर सबने उसे फॉलो किया। मां वेंजिंग ने बताया, सुप्रीम यानी मिस्टर झंग यी। अब से आप उन्हें सिर्फ इसी टाइटल से बुलाओगे, नाम से नहीं। ये रिस्पेक्ट का सिंबल है।
अब रिपीट करो मेरे साथ। फॉर द सुप्रीम ग्लोरी। सब मिलकर बोलो। पहली बार कुछ लोगों की आवाज धीमी थी, दूसरी बार थोड़ी लाउड हुई, तीसरी बार पूरी क्लास की आवाज एक साथ गूंजी। 32 लोगों की आवाज क्लासरूम में गूंजने लगी। एटमॉस्फेयर में जोश था। ग्रुप फीलिंग ऐसी थी कि जो चुप रहता वो ऑड मैन आउट लगता। मां वेंजिंग ने सर हिलाकर कहा, बहुत अच्छा। अब से फुइंग के सभी मेंबर्स इसी तरीके से एक दूसरे को ग्रीट करेंगे। एक्शन और ये लाइन दिल में बिठा लो। तभी जिंग टियान ने हाथ फैलाते हुए कहा, वेट अ मिनट। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ी। जिंग टियान ने थोड़ा हंसते हुए कहा, टीचर मां, ये सब थोड़ा चाइल्डिश नहीं है? रोज रोज ये एक्शन और नारा बोलना थोड़ा ओवर नहीं लग रहा? मां वेंजिंग का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। जिंग टियान, अपनी जुबान संभालो। जिंग टियान थोड़े शॉक्ड रह गया। उसने देखा बहुत से लोग उसे घूर रहे थे। कई लोगों की आंखों में क्लियरली इरिटेशन था। उसे समझ में आ गया, सबकी एनर्जी स्पॉइल हो रही थी उसकी बातों से। मां वेंजिंग ने गहरी सांस ली और डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिंग टियान, तुम्हारे लिए ये शायद एक मजाक है, लेकिन फुइंग एक प्राइवेट आर्मी है, दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान की। इस आर्मी की पहचान डिसिप्लिन और यूनिटी से होगी। अगर तुम इस सिस्टम को नहीं मानते तो अभी क्लास से बाहर चले जाओ। जिंग टियान शॉक था। उसने सोचा था ये बस एक फॉर्मेलिटी है, पर अब वो रियलाइज कर रहा था कि यहां हायरार्की और यूनिटी बहुत मैटर करती है। जब उसने क्लास में किसी सपोर्ट की उम्मीद की तो किसी ने उसकी तरफदारी नहीं की। कुछ तो खुलकर बोले, जिंग टियान, बाहर जाओ, तुम हमारा एटमॉस्फेयर खराब कर रहे हो। जिंग टियान चुपचाप क्लासरूम से बाहर निकल गया, थोड़ा शर्मिंदा, थोड़ा एलियनेटेड। जैसे ही वो गया, कई लोगों के चेहरे पर सैटिस्फैक्शन थी। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रुप से एक आउटसाइडर को निकालना उनकी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल बॉन्डिंग की जीत थी। मां वेंजिंग ने कहा, अब जब ट्रबल मेकर चला गया है, हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। शैडो फोर्स एक दिन पूरी इंसानियत का गौरव बनेगी। लाखों लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, पर उसकी शुरुआत होती है सुप्रीम की बात मानने से। तो हमारी इस क्लास का पहला कमांडमेंट है, सुप्रीम की विल को हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन मानो। चैप्टर 1573, आबादी को अपनाना। मां वेंजिंग की आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल क्लास अब फुइंग आर्मी के पहले बैच में शुरू हो चुकी थी। जब लोग एक कलेक्टिव में घुल मिल जाते हैं तो वो ऐसा होता है जैसे पानी समुंदर में मिल गया हो। धीरे धीरे उनमें एक कलेक्टिव ऑनर का एहसास पैदा हो जाता है, एक कॉमन गोल और बिलीफ की वजह से। या कह सकते हैं कि इस डूम्सडे जैसी दुनिया में फेथ एक बहुत अच्छा प्लेसबो है जो लोगों को सर्वाइव करने का मकसद और दिल को शांति देता है। क्लासरूम के बाहर जिंग टियान, जो बाहर निकाला गया था, अपना सिर खुजाते हुए थोड़ा कंफ्यूज्ड खड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि गलती क्या हुई, लेकिन जब उसने अंदर से एक साथ आती जोरदार आवाजें सुनी तो उसके दिल में थोड़ा खालीपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब फुइंग का हिस्सा नहीं रहा। उसके अंदर डर भी आने लगा कि कहीं पूरी आर्मी अब उसे रिजेक्ट न कर दे। क्लास के बाद सब लोग हंसते मुस्कराते बाहर आए, क्योंकि बाकी इंटेंस ट्रेनिंग के कंपैरिजन में ये क्लास काफी इजी लगी। मां वेंजिंग की बोलने की स्टाइल भी एंगेजिंग थी, तो सबको क्लास अच्छी लगने लगी थी। जैसे ही उन्होंने जिंग टियान को बाहर खड़ा देखा, सबकी एक्सप्रेशंस थोड़ी अजीब हो गई। जिंग टियान, बाहर खड़ा होकर कैसा फील हुआ? किसी ने मजाक में पूछा और बाकी लोग हंसने लगे। जिंग टियान ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, जा, मस्त रहो, और सिर घुमा लिया। वो सबको इग्नोर कर रहा था, पर अब उसके और बाकी लोगों के बीच एक इनविजिबल दीवार सी बन गई थी। जिंग टियान क्लास के बाहर ही रुका रहा। वो मां वेंजिंग का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मां बाहर आए, उसने कहा, टीचर मां, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं?
माँ वेंजिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, और क्लास में जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। यू नो मी, मेरा कोई पर्सनल मकसद नहीं था। फिर उन्होंने थोड़ा सीरियस होकर कहा, जिंग टियान, हम पुराने दोस्त जरूर हैं, लेकिन किंगपू बेस बीती बात है। अब तुम फुइंग के मेंबर हो और मैं तुम्हारा टीचर, इसलिए क्लास में तुम्हारा एटीट्यूड प्रॉपर होना चाहिए। फिर उन्होंने फ्रेंडली अंदाज में कहा, क्लास के बाहर हम अब भी दोस्त हैं। जिंग टियान ने सिर हिलाया, मैं समझता हूं, पर उसके दिल में थोड़ा सा ईगो अब भी था। माँ वेंजिंग ने फिर कहा, तुम्हें पता है फुइंग फोर्स मिस्टर जोंग यी की मेहनत से बनी है। यहां डिसिप्लिन जरूरी है। अगर तुम कोऑपरेट नहीं करते तो इनडायरेक्टली सुप्रीम के खिलाफ हो। जिंग टियान का दिल धड़क गया। उसे पता था झंग यी भले उसका पुराना दोस्त हो, लेकिन ऐसे मैटर्स में वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है। मैंने आज गलती की और अब से सुधार लाऊंगा। प्लीज उन्हें यह मत बताइए। माँ वेंजिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, एक चांस देता हूं, उसे अच्छे से यूज करना। अगले दिन सबने देखा कि जिंग टियान पूरी तरह बदल चुका है। अब वो सबसे लाउड स्लोगन बोलता था और डिसिप्लिन को मेंटेन करने में सबसे आगे रहता था। जो लोग लेजी होते उन्हें भी वो टोक देता। माँ वेंजिंग ने उसकी पब्लिक में तारीफ की और कहा कि वो फुइंग और सुप्रीम के लिए पूरी तरह लॉयल है। असल में झंग यी को इन सब बातों की खबर तक नहीं थी। वो फिलहाल बहुत बिजी था और तियनहाई सिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यांग जिंगसन संभाल रही थी। माँ वेंजिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उसी के गाइडेंस में चल रहा था। झंग यी का फोकस था तियनहाई फॉरबिडन जोन को डेवलप करना। शेल्टर को सेंटर मानकर वो एरिया और डिफेंस को एक्सपैंड कर रहा था। अब उसने पुरानी सोच को तोड़ा और पॉपुलेशन इश्यूज सॉल्व करने के लिए तियनहाई सिटी की बॉर्डर्स ओपन कर दी। जैसे ही ये खबर फैली, बाकी सिटीज से लोग आने लगे। अब झंग यी की रेप्यूटेशन पूरे जियांगनन रीजन में इतनी स्ट्रांग थी कि लोग प्रोटेक्शन के लिए खुद चलकर आने लगे। एक महीने में तियनहाई सिटी की पॉपुलेशन 10,000 से बढ़कर 80,000 हो गई और लोग अभी भी आ रहे थे। तियनहाई के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। यहां 3 लाख पॉपुलेशन कंफर्टेबली रह सकती थी और एक्सट्रीम कंडीशन में 10 लाख तक भी संभाला जा सकता था। झंग यी का शॉर्ट टर्म टारगेट था 1 लाख लोगों को सेटल करना। खाना और एनर्जी अब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। झंग यी की ट्रेनिंग से बहुत से नए लोग ऑक्सिलरी एट्रीब्यूट्स के साथ सामने आए, जैसे ली जियान जैसे प्लांट एबिलिटी वाले लोग जो क्रॉप्स की ग्रोथ फास्ट कर सकते हैं। कोस्टल रीजन वाले म्यूटेंट्स समंदर में बिना गियर के जाकर फिशिंग कर सकते हैं, जिससे फूड सप्लाई बहुत इंप्रूव हुई। लियू देहे ने झंग यी को रिपोर्ट दिया, बॉस, मैं खुद फिशरमैन था। हफमंत में एक आदमी 1000 किलो मछली पकड़ सकता है। चोयू बेस के हजारों लोग समंदर जा सकते हैं। झंग यी ने क्लैप करते हुए कहा, शाबाश, लेकिन डीप सी में जाना बेटर रहेगा। बोट्स पुरानी हो चुकी है, अब फ्यूल का जमाना नहीं रहा। हम युअन शू से बोट्स चलवाएंगे। लियू कियन को बोलो कि पोर्ट्स की शिप्स को अपग्रेड करे ताकि हम डीप सी फिशिंग प्रॉपर्ली कर सकें। कोस्ट लाइन अब खाली है। मास फिशिंग तभी पॉसिबल है जब हम डीप सी में जाएं। चैप्टर 1574 उनका प्रयोग, देयर एक्सपेरिमेंट। तियनहाई सिटी का निर्माण पूरे जोरों से चल रहा था। जब से जोंग यी ने तियनहाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाने का फैसला किया था, उसे हर डायरेक्शन में काम शुरू करना पड़ा। अपने खुद के एलियन ट्रूप्स तैयार करना, ज्यादा पॉपुलेशन को समेटने के लिए नए बेसेस बनाना और पूरी सिटी को डेवलप करना। इन ज्यादातर कामों की जिम्मेदारी यांग जिंगसन और झू क्यूआयर को दी गई थी। झू क्यूआयर एक हाईली एजुकेटेड ओवरसीज रिटर्नी थी और यांग जिंगसन की तो आईक्यू किसी से छिपी नहीं थी। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग में काफी टैलेंटेड थे। जोंग यी ने अपना ज्यादा फोकस अपनी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाने पर रखा। जैसे जैसे वो एक्साइन एक्सुई नाम की किताब को पढ़ता गया,
उसे एहसास हुआ कि ये किताब कितनी रिफाइंड है। पहले जैसे वो एक अंधेरे में रास्ता टटोलता था, अब जैसे किसी ने उसके हाथ में एक लैंप दे दिया हो जो आगे का रास्ता साफ दिखा रहा हो। लेकिन दुनिया सिर्फ जोंग यी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। जब वो बिजी था, उसी वक्त दूसरे लोग भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। युएन शी, एनर्जी वेन्स का मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था। इस दुनिया में और भी मैजिकल चीजें अब सरफेस पर आने लगी थी। जैसे कि झंगी सोचता था, डब्ल्यू याओ वैली में ज्यादातर वेन्स वो खुद ले गया था, लेकिन फिर भी शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट के पास दूसरे रिसोर्सेज बचे थे जिनसे उनकी डेली ऑपरेशंस स्मूथली चल रही थी। ब्लिजर्ड सिटी के अंडरग्राउंड में भी सब कुछ शांत नहीं था। वहां के साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट की अंडरग्राउंड लैब में झू झेंग एक वर्टिकल लैडर से नीचे 100 मीटर गहरे लैब में पहुंचा। वो एक नीट मिलिट्री यूनिफॉर्म में था और उसका चाल चलन एक कॉन्फिडेंट कमांडर जैसा लग रहा था। लैब में सारे रिसर्चर्स व्हाइट कोट में काम में बिजी थे। झू झेंग सीधा फेमिलियर रास्ते से लैब के डीपेस्ट सेक्शन में पहुंचा। एक बड़े ऑर्गेनिक ग्लास विंडो के सामने ली लिंगशु, जो कि साइंटिफिक डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी, खड़ी थी। उसके हाथ फोल्डेड थे, बालों को एक बॉल पेन से कैजुअली बांधा हुआ था और उसकी नजर उस एक्सपेरिमेंट पर टिकी हुई थी जो शायद उसके करियर का सबसे बड़ा सपना था। झू झेंग का दिल धड़क रहा था। इतने सालों की मेहनत, इतने रिसोर्सेज, और अब सब कुछ एक सवाल पर टिका था। कैसा चल रहा है? क्या हमारा एक्सपेरिमेंट अब फाइनली सफल होने वाला है? ली लिंगशु ने झू झेंग की तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजर उस ट्रांसलूसेंट टैंक में सस्पेंडेड लड़की पर ही थी। वो एक ब्यूटीफुल लड़की थी जिसके बाल सीवीड की तरह न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में तैर रहे थे और वो शांत होकर सो रही थी, जैसे किसी कहानी की एक स्लीपिंग एल्फ हो। यस, उसने जवाब दिया, हम फाइनली सक्सेस के काफी करीब हैं। ये अब तक का मेरा सबसे परफेक्ट एक्सपेरिमेंट है। उस लड़की का डीएनए एक लड़की युएन कॉन्जन से लिया गया था, जो एक नेचुरल इप्सिलॉन थी। उसकी सेल्स दूसरे एलियंस की एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर सकती थी। और अब क्लोनिंग और कल्टिवेशन से इस लड़की के अंदर भी वही एबिलिटीज जनरेट हो रही थी। उसके पास इन्फिनिट पोटेंशियल है, ली लिंगशु ने कहा। दूसरी तरफ डेंग फैमिली की लैब में एक गोल्डन ड्रैगन स्पेसिमेन रखा गया था। डेंग शिंटोंग लैब के सामने खड़ा था और उसके दिल में बहुत सी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। लैब के हेड डेंग माओ ने बताया, यह ड्रैगन स्पेसिमेन करीब 600 साल पुराना है, शायद मिंग डायनेस्टी के समय का। हम इसके जीन्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली इंसानों को इवॉल्व कराने वाले कोई खास जीन फैक्टर्स उसमें नहीं मिले, बल्कि उन्होंने पाया कि उस ड्रैगन के कुछ जीन सीक्वेंसेस एक लड़की अंबर से मैच करते हैं। अंबर वही पास में बैठी थी, व्हाइट लैब कोट में, शांत और स्टेडी। उसकी एबिलिटी बहुत यूनिक है, डेंग माओ ने कहा। उसका पावर सेल्फ बूस्टिंग नहीं है, लेकिन वो दूसरों की लव क्रेविंग से उनको स्ट्रॉन्गर बना सकती है, और जिस इंसान से वो इमोशनली बॉन्डेड होती है उसकी पावर बढ़ती है। अभी के वक्त वो डेंग शिंटोंग से इमोशनली बॉन्डेड थी। इसका मतलब अंबर के स्ट्रॉन्गर होने से डेंग शिंटोंग भी और पावरफुल बनता जा रहा था। शिंटोंग ने पूछा, इस एक्सपेरिमेंट में कोई खतरा तो नहीं? डेंग माओ ने कोल्ड एक्सप्रेशन में जवाब दिया, हर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में रिस्क होता है, लेकिन हम उसकी जान को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने खुद इसकी परमिशन दी है। यंग मास्टर, अब आपको पर्सनल इमोशंस में बहकर डेंग फैमिली की प्लान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शिंटोंग थोड़ी देर चुप रहा, फिर लैब के ग्लास पैनल के पास जाकर उसने अपना हाथ रखा, जैसे उस लड़की का चेहरा छूना चाहता हो। बस एक बात ध्यान रखना, उसने धीमी आवाज में कहा, उसकी सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। ये दुनिया अब ज्यादा रूथलेस, ज्यादा कोल्ड बन चुकी थी। झू झेंग की बढ़ती एम्बिशंस,
झंग यी की शैडो से निकलने की चाह और डेंग फैमिली की साइलेंट तैयारी, इन सब के बीच एक्सपेरिमेंट्स अब केवल रिसर्च नहीं बल्कि पावर की रेस बन गए थे। चैप्टर 1875 ट्रेनिंग का टेस्ट। तियनहाई सिटी झंग यी के शेल्टर में अब कंस्ट्रक्शन पूरे जोरों से चल रहा था। जिन लोगों को अभी अभी तियनहाई में लाया गया था उन्हें थोड़ा खाना और रहने की जगह दी गई और फिर सीधा काम में लगा दिया गया। ये लोग ऐसे नहीं थे जो सिर्फ खाने के लिए आए हों। ये सब वो लोग थे जिन्होंने अपोकलिप्स में सर्वाइव किया था। इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी थी, ठंड सहने की कैपेसिटी भी स्ट्रांग थी और विल पावर भी इंप्रेसिव। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके पास स्पेशल पावर्स भी थी। झंग यी ने इन पर ज्यादा सख्ती नहीं की, लेकिन साफ था कि प्रोटेक्शन और खाना चाहिए तो काम करना पड़ेगा। तियनहाई रिस्ट्रिक्टेड जोन के निर्माण में सबसे पहला टास्क था स्काई डोम बनाना बैरियर स्टोन से, जिससे एक मजबूत डिफेंस लेयर बन सके, कुछ वैसा ही जैसा नैश कंट्री के होली स्पिरिट टेम्पल में था। ये स्टोन्स लू केरन ने स्पेशली प्रिपेयर किए थे। हर स्टोन बहुत हैवी और कीमती था। इन्हें उठाना आम इंसानों के बस की बात नहीं थी। अंकल यू लीड करता था, एक पूरी टीम लेकर जिसमें म्यूटेंट्स, ऑर्क्स और एलियंस शामिल थे। ये लोग हैवी ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। बाकी लोग पॉलिशिंग, स्टिचिंग और दूसरी फाइन टेक्निक्स में लगे थे। ज्यादा दूर नहीं, वही पास में बहता था लुजियांग रिवर, जो अब पूरी तरह से जम चुका था, जैसे बर्फ का एक जेड बेल्ट तियनहाई की कमर को लपेटे हुए हो। सुबह सुबह एक फ्रॉग जिसका नाम था क्युआई बाओकाई बर्फ के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला। उसकी दो गोल गोल आंखें पेरिस्कोप की तरह इधर उधर घूमने लगी। क्वैक, किसने मेरी नींद डिस्टर्ब की? क्वैक। जब उसने दूर देखा तो उसे कल्प्रिट दिख गया। बैली चेंकिंग सिर्फ एक ब्लैक ट्रेनिंग पैंट में, बिना शर्ट के, 30 फूइंग यूनिट मेंबर्स को लेकर कोल्ड वेदर में रनिंग प्रैक्टिस कर रहा था। उनके शरीर से निकलती स्टीम कुछ सेकंड्स में मिस्ट बनी और फिर बर्फ में बदल गई। 1 1 1। फ्रॉग बर्फ पर लेट गया, एक हाथ से अपने गाल को टिका दिया और दूसरे हाथ से 3 उंगलियों से आइस पर टकटक करता रहा। इतना ठंडा में किस लिए जान दे रहे हो? महीने में कितना कमाते हो बे? फिर उसने 2 आइस के टुकड़े उठाए, अपने कान में ठूंसे और वापस सो गया। फूइंग यूनिट जब लुजियांग रिवर के किनारे दौड़ती हुई शेल्टर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक नया शेल्टर बड़े पैमाने पर बन रहा है। झंग, अरे नहीं, सुप्रीम फिर से शेल्टर बना रहा है। भाई क्या सॉलिड बंदा है, किसी ने कहा। एक्सायो होंगलियन ने शेल्टर की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ पुरानी यादें चमक उठीं, जैसे 3 साल पहले की फाइट याद आ गई हो, जब उनकी और झंग यी की टक्कर हुई थी। तुम नहीं समझते, सुप्रीम ऐसा ही है, सब कुछ कैलकुलेट करके चलता है, तभी तो वो सुप्रीम बना है। जिंग टियान ने भी गहरी सांस छोड़ी। मैं तो बचपन से ही उसके बारे में अच्छा सोचता आया हूं। फिर वो सबको प्राउडली बोला, हम बचपन के दोस्त हैं। मैंने तो उसे स्पाइसी नूडल्स भी खिलाए थे। बाकी सबने जिंग टियान को वियर्ड नजरों से देखा। हर 3 मिनट में वो झंग यी से अपनी पहचान बताने लगता था। क्या बात है, क्या खराब बंदा है ये, कोई बोला। रुअन पिंग ने शेल्टर और बनते हुए डोम की ओर देखा और बोला, ये तो बहुत बड़ा शेल्टर बनने वाला है। लू दहाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, जाना है देखने? रुअन पिंग ने जल्दी से सिर हिलाया, ना बाबा ना, हम जैसे लोग तो सिर्फ दूर से देख सकते हैं। जिंग टियान ने नाक फुलाते हुए कहा, मैं तो गया हूं वहां। अरे वाकई जलन हो रही है, रुअन पिंग ने हंसते हुए कहा। बैली चेंकिंग ने पीछे से सबकी बातें सुनी और कोल्ड एक्सप्रेशन में बोला, अगर सच में सुप्रीम का नोटिस चाहिए तो मेहनत करो, वैल्यू दिखाओ, तभी तुम उसका ध्यान खींच सकोगे। ये सुनकर सबने और जोर से स्लोगन लगाना शुरू किया। शायद शेल्टर में बैठा कोई देख रहा हो। और हां, सच में कोई देख रहा था। झंग यी सिल्क पजामास में नंगे पाव अपने बेडरूम की विंडो पर खड़ा था।
नीचे से फ्लोर में हीटिंग थी, जिससे उसके पांव भी गर्म थे। उसने टेलीस्कोप उठाया और जूम किया। सबसे पहले नजर आई बैली चेंकिंग की मस्कुलर बॉडी, और पीछे फुइंग ट्रूप्स बर्फ में सिर्फ ट्रेनिंग कपड़े पहनकर नीटली रन करते हुए। झंग यी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। इस बंदे को मुझे शो ऑफ करने का शौक है। पीछे बेड पर झू के ब्लैक पजामास में बैठी थी। उसकी फेयर स्किन सिल्क के पीछे से भी शाइन कर रही थी। उसने प्लेफुल एक्सप्रेशन में पूछा, झंगी, ये कौन है? बैली चेंकिंग, उसने जवाब दिया। टीम को लाया है ताकि ट्रेनिंग रिजल्ट दिखा सके। झू के ने हाथ हिलाया। स्मार्ट सिस्टम ने तुरंत ग्लास पैनल पर फुइंग ट्रूप्स की लाइव इमेज दिखा दी। ये लोग काफी कैपेबल लगते हैं। झू बोली, ब्लिजर्ड सिटी के यन्यून गार्ड से कुछ कम नहीं। झंग यी ने शांत लहजे में कहा, ऑर्डिनरी यन्यून गार्ड से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं। अगर कंपेयर करना है तो इन्वेस्टिगेशन टीम के एलीट एलियन से करो, लेकिन इनकी ट्रेनिंग अभी कम टाइम की हुई है। झू ने कहा, पावर्स में इनकी मास्टरी कम है। झंग यी बोला, मैं इंप्रूवमेंट फास्ट कराऊंगा। टाइम नहीं है स्लो ग्रोथ का इंतजार करने का। झू ने पूछा, मतलब तुम ड्रग से पावर पुश करोगे? झंग यी ने सिर हिलाया। ऑब्जर्व करूंगा। अगर कोई टैलेंटेड है तो ध्यान से नर्चर करेंगे। अगर टैलेंट लो है तो डायरेक्ट स्टिम्युलेट करेंगे। मुझे ऐसा एलियन चाहिए जो तुरंत काम में आए। फिर झंग यी ने यांग जिंगसिन को एक वॉइस मैसेज भेजा, 1 महीने हो गए हैं। अब मुझे खुद जाकर उनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट चेक करना है। यांग जिंगसिन ने जवाब दिया, यस, मैं उन्हें प्रिपेयर करने के लिए कह देती हूं। हम कल से मिड टर्म इंस्पेक्शन शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।